Hello everyone, welcome all of you to your favorite channel EduHub. So मैं हूँ प्रवीण मिश्रा और हम शुरू करने वाले हैं आज इस वीडियो में एग्रीकल्चर चैप्टर के बारे में। बड़ा ही अच्छा सा चैप्टर है एंड जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंस के बारे में एंड जिसके बिना सर्वाइव करना, जिसको सर्वाइवल बोलते हैं, वो बिल्कुल इजी नहीं है। अगर ये नहीं है, इसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया हमने एग्रीकल्चर को, तो हमारी लाइफ डेंजर में चली जाएगी। सबको बढ़िया बहुत अच्छे तरीके से पता है। एंड आपको ये भी चीज़ पता है कि अब जो 10th स्टैंडर्ड का हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, यहाँ पे हम इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, किस तरीके से इंसान नेचुरल रिसोर्स से इवॉल्व है, यूटिलाइज करता है और कितना इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना सफर इस खूबसूरत चैप्टर के साथ, एग्रीकल्चर के साथ। सो जब यहाँ की विच इज नॉर्मली नोन एज एग्रीकल्चर, तो सबसे पहला सवाल हम सभी के मन में आता है, जैसे मैंने भी अभी शुरुआत किया तो मैंने क्या बताया कि एग्रीकल्चर एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है हमारे देश में। सो क्यों मानते हैं हम इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी? देखिए, मेरा कहने का मतलब क्यों मानते हैं ये जानना इसके लिए ज़रूरी है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने पहले पढ़ा हुआ है और अपना पैटर्न, एग्जाम पैटर्न तो अच्छे तरीके से हमें पता है। ऑप्शंस आएंगे, क्वेश्चंस को रीड करना बहुत ज़रूरी है। और एक रिक्वेस्ट भी है मेरा आप सभी लोगों से कि आप लोग चैप्टर्स को ज़रूर रीड कीजिए बढ़िया तरीके से। अगर आप रीडिंग नहीं करेंगे प्रॉपरली, सो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू। कंसेप्ट समझना, कंसेप्ट को रीड करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है और भी टाइम है तो खुद के नोट्स बनाइए और अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कीजिए। बाकी जो भी कुछ ऊपर नीचे होता है तो हम तो आपके साथ खड़े ही हैं, बिल्कुल। तो आइए देखते हैं कि एग्रीकल्चर को इंपॉर्टेंट एक्टिविटी क्यों माना जाता है। व्हाई एग्रीकल्चर इज कंसिडर्ड एज एन मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। तो उसकी यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी में भी जाने से पहले हम एक चीज जानते हैं कि एग्रीकल्चर हमारे यहां 3 सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। और तीनों भी सेक्टर किसका पार्ट है? इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। तो इसमें से एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर कौन से एक्टिविटी का पार्ट है? एग्रीकल्चर किस में आता है? तो एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट है, प्राइमरी सेक्टर में आता है। और इस प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सर? इसलिए कहा जाता है कि ये यहाँ इसमें जो एक्टिविटी आती है प्राइमरी सेक्टर में, वो ज्यादातर एग्रीकल्चरल रिलेटेड एक्टिविटी होती हैं। सो एग्रीकल्चर एज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर काफी अच्छे तरीके से याद रखना है। व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज एन मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इन इंडिया? क्योंकि लार्जेस्ट, सबसे बड़ी बात है कि इंडिया में लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग सेक्टर है। यह ऐसी जगह जहां पे हमारे देश के ज्यादा से ज्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट में, ज्यादा से ज्यादा लोग काम करते हैं, ऑलमोस्ट 2/3 पीपल। लेटेस्ट डेटा के साथ जाऊंगा, आपको इकोनॉमिक्स यहां पे याद दिलाऊंगा कि हमारे यहां आज भी इंडिया में 48.8% लोग कहां एंगेज्ड है? प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं। तो प्राइमरी आज भी हमारे यहां लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग सेक्टर है। कौन सा है? प्राइमरी। और जीडीपी में कौन सा सेक्टर ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है? वो है टर्शरी। इतने साल के बाद 48.8% पीपल इवन टुडे इन्वॉल्व कहां पे? प्राइमरी सेक्टर में। सो एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि यहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड है। इतना ही नहीं है बेटा,
इसके अलावा भी है बहुत सारा चीज, कैसे, जैसे कि ये सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल है। हम मशीन का यूज करके अलग अलग चीजें बनाते हैं, बट हमें रॉ मटेरियल कहां से मिलता है? रॉ मटेरियल हमें एग्रीकल्चर से मिलता है। कपड़े हम पहनते हैं, कॉटन कहां से आता है? शुगर, हम चाय पीते हैं और मिठाई खाते हैं, शुगर कहां से आता है? रॉ मटेरियल उसके लिए। रबर हम इस्तेमाल करते हैं, रॉ मटेरियल कहां से आता है उसके लिए? सो ऐसी जगह है, ऐसा सेक्टर है जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को चलाने में भी प्रमोट करता है। तो पहला लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल है, और साथ में हम क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, बहुत सारी कमोडिटी को एक्सपोर्ट भी करते हैं, एग्रीकल्चरल कमोडिटी को एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे हमारे कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज आते हैं। तो हर तरीके से, एंड सबसे बड़ा हमारे जिंदा रहने के लिए हमें काम आता है, मतलब सोर्स ऑफ फूड ग्रेन है, जिसके बिना हम तो रह नहीं सकते। स्टार्टिंग में ही आपको बताया मैंने कि ऐसा चीज है जिसके बिना सरवाइव करना डिफिकल्ट है। सोर्स ऑफ फूड ग्रेन है, सोर्स ऑफ फूड ग्रेन है, जिसकी वजह से हम एग्रीकल्चर को मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर मानते हैं या मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी मानते हैं। एकदम आराम से आपको समझते हुए चलना है, घाई बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है? एग्जाम्स है, उस हिसाब से चलना है। तो हमारे कंट्री में ओवर द इयर्स में बहुत सारे अलग अलग फार्मिंग सिस्टम डेवलप हुए हैं। देखो, कहा जाता है ना, बदलाव संसार का नियम है कि नहीं? तो उसी प्रकार ये बदलाव हर जगह में होता है। नेचर रूल है, वर्ल्ड रूल है, बदलाव लाना, चेंजेस लाना। तो जो एग्रीकल्चरल मेथड भी है उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आए, फार्मिंग सिस्टम भी क्या हुए, चेंज हुए हैं। अब क्यों चेंज हुए हैं, क्यों चेंज हुए हमारे यहां पे? व्हाई देयर इज अ चेंज इन फार्मिंग सिस्टम? क्योंकि टाइम बढ़ा, टाइम आगे चला, लोगों का दिमाग बढ़ा, लोगों ने इनोवेशन किया, लोगों ने टेक्नोलॉजी को लाया, एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह हुई, लोगों की जरूरतें भी तो बढ़ी, मतलब पॉपुलेशन भी तो बढ़ा। तो अगर हम पुराने मेथड में ही टिके रहेंगे तो कैसे हम सबके लिए फूड ग्रेन्स लेके आएंगे? सही बात है कि नहीं? तब का पॉपुलेशन, आज का पॉपुलेशन बहुत फर्क है ना। इवन आजादी के टाइम पे, अपना इंडिपेंडेंस के टाइम पे 350 मिलियन अराउंड पॉपुलेशन था, और आज देख लीजिए कितना है। तो वो टाइम पे हम जो भी मेथड यूज करते थे हमारे यहाँ के लोग, वो इनफ था, प्रॉपर था, ऐसा प्रॉपर था कि हाँ सही है, चल रहा है, सबकी नीड फुलफिल हो रही थी। बट आज ऐसा नहीं है, पॉपुलेशन कितना बढ़ गया, नीडें कितनी बढ़ गई लोगों की, सारी चीजें हैं। तो इन सारी चीजों को नजर रखते हुए, मुद्दों को नजर रखते हुए हम देखते हैं कि देयर इज अ चेंज इन फार्मिंग सिस्टम। अलग अलग प्रकार के फार्मिंग सिस्टम है, अलग अलग प्रकार के एग्रीकल्चर मेथड है जो हमारे देश में प्रैक्टिस किए जाते हैं। आपको मीनिंग समझना है। मैंने स्टार्टिंग में बोला कंसेप्ट समझो, रीडिंग करो, आपको 100% आउट ऑफ मार्क्स मिलेगा। जैसे कि पहला मेथड है, तो चेंजेस क्यों आया? ड्यू टू द इंप्रूवमेंट की वजह से, टेक्नोलॉजी आने की वजह से, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, इन सब रीजन की वजह से क्या हुआ? देयर इज अ लॉट्स ऑफ चेंज इन द सिस्टम, फार्मिंग सिस्टम। बराबर है? तो अपना सबसे फर्स्ट फार्मिंग सिस्टम जो लोग पहले प्रैक्टिस करते थे वो प्रिमेटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग था। कौन सा था? प्रिमेटिव। इसे ट्रेडिशनल कहते हैं, ट्रेडिशनल कहते हैं, पुराना सिस्टम है, नया नहीं है। प्रिमेटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है जो फर्स्ट वन है अपना। कौन सा बोला? प्रिमेटिव। तो प्रिमेटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग मेथड, जहां पे फार्मिंग की जाती है, एग्रीकल्चर किया जाता है बाय यूजिंग द ट्रेडिशनल, ओल्ड, प्रिमेटिव, पुराने, रहेगी नहीं,
तो इन हथियारों का इस्तेमाल करके, तो अपन एकदम सिंपल वाला शब्द लिखते हैं ओल्ड टूल्स, मतलब ऐसा ये अपने समझने के लिए है, जिसमें क्या आता है, जिसमें लोग फावड़े का इस्तेमाल करते हैं, डिगिंग करते हैं। तो यहां पे ऐसे कि डव हो गया, ठीक है, हो गया, देन उसके अलावा डिगिंग हो गया। इन तरीकों से, इन अलग अलग तरीकों से हम क्या करते थे, क्या करते हैं, हल चलाना, बैल और हल वाला सिस्टम है, वाला फार्मिंग मेथड है। कौन सा? प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। एकदम सिंपल है। और ये बारिश के लिए, पानी के लिए डिपेंड करता है किसके ऊपर? मॉनसून के ऊपर, बारिश के ऊपर। बारिश होएगा तो अच्छा है, बारिश नहीं हुआ तो अच्छा नहीं है, मतलब इरिगेशन का इस्तेमाल यहां पे होता नहीं था या नहीं है। और ऐसा नहीं कि ये बंद हो गया है, आज भी प्रैक्टिस होता है। फ्यू पार्ट ऑफ इंडिया स्टिल प्रैक्टिस इन स्मॉल पैचेस ऑफ इंडिया, आज भी इसका इस्तेमाल कुछ जगहों में होता है। तो ये हमारा फर्स्ट कौन सा? प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग मेथड। सही है? समझ में आ रहा है? दिक्कत? कमेंट बॉक्स। देन आ जाते हैं इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में। अभी आपको मैंने क्या बताया कि पॉपुलेशन भी तो बड़ा है, बट जमीन बड़ा है क्या? लैंड एरिया फिक्स है ना, लैंड इज फिक्स रिसोर्स है। सही बात है ना, फिक्स है ना। क्यों, कैसे फिक्स है सर? देखो, हम 1947 में जब अपने को इंडिपेंडेंस मिला, तभी भी अपना एरिया कितना था? 3.28 था मिलियन, राइट नहीं, स्क्वायर किलोमीटर। बंटवारे के टाइम पे आएंगे तो अपन, राइट नहीं, कुछ रीजंस आए, टाइम लगा, बट फिर भी हमारा एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। अब आज की डेट में है, आज हैं हम, तो आज 2021 में भी हम जब पढ़ते हैं तो हमारा एरिया तो इतना ही है ना, जमीन तो इतना ही है ना, बट पॉपुलेशन में चेंजेस है। पहले कितना था, आज कितना है, पॉपुलेशन में काफी बदलाव, काफी चेंज है। तो उसके वजह से सेम पैच ऑफ लैंड में ज्यादा पॉपुलेशन का नीड कैसे फुलफिल करने का, उसके लिए फार्मिंग मेथड इंटेंसिव सबसिस्टेंस है, जहां पे हम क्या करते हैं, फार्मिंग इज डन बाय यूजिंग द मॉडर्न टूल्स, ट्रैक्टर, इरिगेशन, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, इन शॉर्ट ग्रीन रेवोल्यूशन। इन शॉर्ट क्या? ग्रीन रेवोल्यूशन, इंटेंसिव। ये ऐसा फार्मिंग सिस्टम है जो कहां प्रैक्टिस होता है? इन अ रीजन वेयर देयर इज अ हाई पॉपुलेशन, जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है और जमीन कम है, सो दैट सबका नीड फुलफिल होए, इसीलिए हम इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग प्रैक्टिस करते हैं। समझ में आ रहा है? देखिए, समझना जरूरी है कंसेप्ट, पहले ही बता आपको। आगे चलते हैं, समय बढ़ा, आगे चले हम तो पहुंचे कमर्शियल फार्मिंग में। यहां तक तो हम अपने खुद के लिए, अभी यहां पे एक वर्ड भी है सबसिस्टेंस। सर, ये सबसिस्टेंस वर्ड क्यों यूज किया है? तो सबसिस्टेंस वर्ड यूज क्यों किया है, इसका रीजन ये है कि सबसिस्टेंस मतलब खुद के लिए, कंजम्पशन के लिए। यहां पे नहीं किया है जी, नहीं किया है, क्योंकि ये कंजम्पशन के लिए नहीं होता। सिर्फ कंजम्पशन नहीं होता, कमर्शियल फार्मिंग क्यों होता? ताकि मार्केट में बेच सके। यहां पे भी पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल होता है, एंड पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं? ज्यादा क्रॉप ग्रो करते हैं। कौन से रीजन में? सिंपल रीजन, मतलब एक सिंगल रीजन में बड़ा लैंड एरिया है, एक ही क्रॉप ग्रो कर रहे हैं ताकि मार्केट में बेचा जा सके, उसे कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। अब कमर्शियल फार्मिंग से हम आगे बढ़े तो वहां पहुंचे हम प्लांटेशन। हमने क्रॉप को शिफ्ट करना स्टार्ट किया,
एक जगह पे लगाया था, पहले उगाया था, फिर उसको कहीं और पे शिफ्ट करके लगाया, प्लांट किया। धान की खेती की जाती है इस तरह, राइस है ना, टी एक प्लांटेशन क्रॉप है। तो ऐसे क्रॉप है जहां जिनको हम शिफ्ट करते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे। अच्छा, प्रिमेटिव में और एक दो तीन बहुत सारे नाम है, जिसमें से स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है। स्लैश एंड बर्न के बाद उसको जूमिंग कल्टीवेशन कहा जाता था, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता था। तो ये अलग अलग फार्मिंग मेथड जो प्रैक्टिस होते हैं कहां पे, हमारे भारत देश में। आज हम ज्यादा से ज्यादातर इंटेंसिव प्लांटेशन, कमर्शियल, इन चीजों पे डिपेंडेंट है, वैसे ही फार्मिंग करते हैं। प्रिमेटिव कुछ जगह, तो ये प्रिमेटिव स्मॉल पैच ऑफ लैंड में प्रैक्टिस करना बाय यूजिंग द कम्युनिटी लेबर, बोले तो अपने फैमिली लेबर, और आसपास गांव के लेबर, बाहर से लेबर लेके आते नहीं है। देन उसके बाद यहां पे नेचुरल फर्टिलिटी का इस्तेमाल, और पानी के लिए किसके ऊपर डिपेंड है, भगवान के ऊपर। एंड ये फार्मिंग आज भी प्रैक्टिस होती है कहां पे, कुछ पार्ट ऑफ इंडिया में, स्मॉल पैचेस ऑफ इंडिया, सर्टेन पार्ट्स ऑफ इंडिया। फिर आपको बताया है कि प्रिमेटिव सबसिस्टेंस के अंदर और क्या आता है जूमिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। तो आपके लिए जरूरी हो गया है अब ये जानना कि ये तीन नाम तो पॉपुलर हैं, आराम से आते हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं, बट इन तीन नाम के अलावा इसके और भी बहुत सारे नाम हैं जो पढ़ना है। क्यों पढ़ना है सर, एमसीक्यू है, क्वेश्चन पूछ लेगा कि मध्य प्रदेश में जूमिंग कल्टीवेशन को क्या कहा जाता था, असम में जूमिंग कल्टीवेशन को क्या कहते थे। ऐसा आता है ना, क्वेश्चन पूछ सकता है ना, सीधी सी बात है, कोई चीज हम स्किप नहीं कर सकते। तो जी भाई नहीं कर सकते, तो हमें जानना है, पढ़ना है। तो जैसे इस जूमिंग कल्टीवेशन को असम हो गया, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इन सब जगहों में इसे क्या कहते थे, पामलाव कहा जाता था। मणिपुर चले जाएंगे, बरगनी एंड बस्तर चले जाएंगे छत्तीसगढ़, तो इसको दीपा कहा जाता था। अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जाएंगे तो दीपा कहा जाता। और अगर आगे बढ़ते हैं और हम पहुंचते हैं मध्य प्रदेश में, तो इसको बेवार या दाहिया कहा जाता था। सही बात है। और अगर हम पहुंचते हैं आंध्र प्रदेश में, इसको पेंडा या पोड़ू कहा जाता था, बराबर। और इस तरीके से उड़ीसा में कुमान, कुमारी इन वेस्टर्न घाट, ये हमारे देश के अंदर खिल इन राजस्थान, झारखंड में कुरवा, ये अलग अलग नाम से जाने जाता था। और विदेश में भी अलग नाम थे इसके। तो आपको करना है क्या, इसे समझना कैसे, कुछ नहीं करना है, थोड़ा टाइम देना है और उसको एक बार रीड करना है रोज। क्या करोगे आप, यहां पे लिखोगे नेम ऑफ जूम कल्टीवेशन, जूमिंग कल्टीवेशन, टेबल बनाओगे, नेम ऑफ जूमिंग कल्टीवेशन एंड स्टेट, या दूसरा लिखोगे रीजन, रीजन बोले थे कहां कहां पे। जैसे दाहिया आपको कहां बताया, ये मध्य प्रदेश में, एमपी में। ये क्या है, अब ऐसा एक थोड़ा सा काम करोगे, नेम ऑफ जूमिंग कल्टीवेशन। देखो मेरा मानना है कि हर कोई भी चीज छोड़ना नहीं चाहिए, हर चीज को पढ़ना है। पेपर अपना कैसा आएगा अपने को मालूम नहीं है, सिलेबस का मतलब कोई चीज छोड़ना नहीं है। इसके लिए आप थोड़ा मेहनत करिए बस। जैसे यहां पे लिखे तो आप टेबल बनाइए और लिखिए यहां पे कि नेम ऑफ जूमिंग कल्टीवेशन, अलग अलग नाम लिख दीजिए, सामने रीजन लिख दीजिए, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। एक पेज उठाओगे फटाक से आपका पढ़ के हो जाएगा, कोई टाइम जाने वाला नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चले आगे बढ़ते हैं, फिर प्रिमेटिव सबसिस्टेंस के साथ आगे पहुंचते हैं कहां पे, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। कहां प्रैक्टिस होती है, जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा, लैंड कम। कैसे प्रैक्टिस होती है, बाय यूजिंग द मॉडर्न टूल्स, मशीनरी, इरिगेशन,
इन सब चीजों को हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा ग्रीन उगा सकें और सबकी जरूरतें पूरी कर सके। तो ग्रीन रेवोल्यूशन यहाँ पे, इसके बारे में अगर आप यहाँ लिखोगे तो भी चल जाएगा, याद रखोगे तो भी चल जाएगा। पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो। तो ये हम इसे कहते हैं कौन सा कल्टीवेशन, कौन सा फार्मिंग, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो ये दो फार्मिंग मेथड है जो हमारे देश के अलग अलग पार्ट में प्रैक्टिस होते हैं। थर्ड वन है जिसको कमर्शियल फार्मिंग कहा जाता है। एक पता है, कमर्शियल फार्मिंग एक लार्ज पैच ऑफ लैंड में, लार्ज एरिया में सिंगल क्रॉप ग्रो करते हैं ताकि ज्यादा प्रोडक्शन हो और मार्केट में बेच सके, इस चीज के लिए करते हैं। यहां पे प्रोड्यूस करने के लिए HYV सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, मॉडर्न टूल्स, इरिगेशन, इन सब चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो कमर्शियल क्रॉप है ना बेटा, डिफर करता है फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। जैसे कि अगर हम पंजाब और राजस्थान चले जाएंगे तो वहां पे जो राइस है ना, अपना राइस कमर्शियल क्रॉप में आता है, लोग खाते कम है ना। बट अगर हम वही उड़ीसा चले जाएं, वेस्ट बंगाल चले जाएं, साउथ इंडिया चले जाएं, वहां पे सीरियल क्रॉप बन जाता है, लोग कंज्यूम करते हैं। तो चेंजेस है, दिस कमर्शियल क्रॉप डिफर फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। कहीं पे बेचने के लिए उगाया जाता है, कहीं पे खाने के लिए उगाया जाता है, इसके लिए डिफर फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। दिस इज व्हाट नोन एज कमर्शियल फार्मिंग। इसे कमर्शियल फार्मिंग कहा जाता है। जैसे आपको ऑलरेडी यहां पे बताया कि कौन सा, आपको एग्जांपल भी दिया कि राइस एक बेस्ट एग्जांपल है। राइस के अलावा हम जो कि क्या है कि सीरियल क्रॉप है कुछ जगहों पे, बट अदर जो जैसे कि राइस कहां के लिए सीरियल क्रॉप बताया आपको, उड़ीसा के लिए राइस है ना। और बाकी आपको ढूंढना है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो ये कहां, राइस कहां पे, उड़ीसा के लिए सीरियल क्रॉप है खाने के लिए, बट कमर्शियल है। कमर्शियल कहां के लिए, पंजाब और हरियाणा के लिए कमर्शियल क्रॉप है। पंजाब एंड हरियाणा। ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी होते हैं, है ना। जैसे ऑनियन, नासिक महाराष्ट्र में जाएंगे तो ऑनियन का प्रोडक्शन किस लिए होता है, ताकि हम बेच सके। अगर हम उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश और कुछ स्मॉल फार्मर के पास पहुंचेंगे तो वो क्यों करते हैं, ताकि उनके फैमिली खा सके, से डिपेंड करता है। तो ऐसे बहुत सारी क्रॉप है जो एक जगह के लिए सीरियल है, दूसरी जगह के लिए क्या है, कमर्शियल है। तो ये डिफरेंट क्रॉप विच आर ग्रोन एट डिफरेंट रीजन। समय और आगे बढ़ा, हम और आगे पहुंचे, आधुनिक युग आ गया, आधुनिक युग से भी आगे पहुंच गए हम। तो हमें क्या मिला, प्लांटेशन फार्मिंग मिला, जहां पे हमने क्या किया, शिफ्टिंग, एक्चुअली शिफ्ट ही करते हैं हम वहां पे। यहां पे भी लार्ज एरिया में सिंगल क्रॉप ग्रो होती है कि नहीं। एंड इंटरफेस ऑफ क्या होता है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का मेन पार्ट बन चुका है। लेबर ज्यादा लगते हैं यहां पे, दोनों भी चाहिए, दोनों मतलब स्किल्ड लेबर भी और अनस्किल्ड लेबर भी चाहिए, दोनों प्रकार के लेबर चाहिए। लेबर यहां पे ज्यादा चाहिए, इंटेंसिव इनपुट का इस्तेमाल, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का नया नया चीजें भी इस्तेमाल करते हैं। और इसमें जो भी चीजें प्रोड्यूस होती है उनका इस्तेमाल हम ज्यादातर कहां के लिए करते हैं, रॉ मटेरियल के लिए करते हैं। से अपने 4 फार्मिंग मेथड है, प्रिमेटिव, इंटेंसिव, कमर्शियल, प्लांटेशन, जो अलग अलग रीजन में ग्रो होता है। समझा। तो चले आगे बढ़ते हैं, फिर आगे चलते हैं। अभी भाई हमने बहुत बार सुना ये 4 फार्मिंग मेथड तो है, ठीक है, अपने यहां पे खेती करने के, एग्रीकल्चर करने के अलग अलग सीजन हैं।
और हमेशा हमें डाउट रहता है कौन सा सीजन कब चालू होता है और कौन सा सीजन कब खत्म होता है। तो राबी, खरीफ एंड ज़ैद। तो राबी का सीजन आने वाला है, इसका चालू शुरू कब होता है, यहाँ पे सोइंग कब की जाती है, शुरुआत कब होती है। तो ये एक्चुअल में अक्टूबर से चालू हो जाता है, बट लार्जली नहीं होता। चालू हो जाता है अक्टूबर, लार्जली नहीं होता। अक्टूबर, नवंबर में ये फुल फ्लेज, और दिसंबर में और फुल फ्लेज हो जाता है, बट अक्टूबर नवंबर। फिर इसमें हार्वेस्टिंग कब करते हैं बेटा, हार्वेस्टिंग कब किया जाता है, गहाई कब करते हैं, है ना। तो हार्वेस्टिंग कब करते हैं, अप्रैल में। अप्रैल और मई तक इसका गहाई चलता है। एक्चुअली मार्च में ही कहीं कहीं चालू हो जाता है, आपको अप्रैल में सेलेक्ट करना है। फिर इसमें कौन सा क्रॉप ग्रो किया था, पहला इस सीजन में क्लाइमेट कैसे होता है। तो यहां पे ठंडी रहता है, मतलब लो टेम्परेचर कम रहता है, ठंडी का टाइम है। कौन सा क्रॉप ग्रो किया जाता है। तो यहां पे सबसे पहला जो नाम आता है वो किसका आता है, इस क्रॉप में जो हम ग्रो करते हैं राबी के सीजन में, वो सबसे पहला है कौन सा, सबसे पहला है वीट, है ना। वीट के अलावा अलग अलग पल्सेस जैसे चना हो गया, मसूर हो गया, है ना। इन सब चीजों का हम कल्टीवेशन राबी सीजन में करते हैं, शुरुआत हो चुकी है ऑलरेडी, है ना। तो राबी सीजन अलग अलग फेस्टिवल्स आते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं। खरीफ सीजन क्या होता है सर, ये कब चालू होता है। तो ये बेटा बारिश का टाइम है, जून से स्टार्ट हो जाता है, और हार्वेस्टिंग का टाइम ये अभी चल रहा है। एक्चुअली चालू कब से होता है, सितंबर से चालू होता है, सितंबर अक्टूबर तक जाता है। धान की कटाई चल रही है, यहां पे मॉनसून का टाइम रहता है, मतलब बारिश होती है, मॉनसून के साथ ह्यूमिड क्लाइमेट भी आ जाता है। कौन से, खरीफ सीजन में। क्या ग्रो होता है सर, तो सबसे मेन क्रॉप जो ग्रो होता है वो तो राइस है, ज्वार है, बाजरा है ना। तो अलग अलग चीजें हैं, राइस हो गया, अभी आपको बताया, ज्वार बताया, ठीक है, बाजरा बताया, ये अलग अलग क्रॉप ग्रोथ है। इसके अलावा भी है सर, इसके अलावा अलग अलग पल्सेस है, मसूर है, मसूर नहीं, मसूर तो राबी है, मूंग है, उड़द है, ये अलग अलग क्रॉप किस में आते हैं, खरीफ में आते हैं। तो ये राबी एंड खरीफ। अब राबी एंड खरीफ के बाद आगे वो ज़ैद का सीजन, ये कब का टाइम था, इट इज बिटवीन, ये बिटवीन राबी एंड खरीफ के बीच का जो टाइम है, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, उस टाइम को हम बोलते हैं नॉर्मली कौन सा सीजन है, ज़ैद क्रॉप है, ज़ैद सीजन है। और यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे हम अलग अलग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं। पहले पॉपुलर नहीं था, बट अब ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। अब लोगों को फ्री में बैठना पसंद नहीं है। सो ये क्रॉपिंग पैटर्न जो हमारे देश में हम यूज करते हैं, हमारे देश में जो फॉलो होता है, इजी सा टॉपिक है, और एग्जाम में ऐसा मुझे अंदर से ज्यादा ही लग रहा है कि एक क्वेश्चन इसमें से आएगा। अब सवाल यह है कि हम कौन से क्रॉप को ग्रो करते हैं, हमारे देश में कितना क्रॉप ग्रो होता है, तो जिसको हम कहते हैं मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। हम मेजर क्रॉप को तीन प्रकार में, तीन टाइप में बांटते हैं, जिसको बोलते हैं फूड क्रॉप, है ना, फूड क्रॉप विथ ग्रेन्स कहते हैं, अनाज के साथ में फूड क्रॉप विथ ग्रेन्स। एंड दूसरा कहा जाता है जिसको हम कहते हैं फूड
फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन, अनाज के अलावा। एंड जो थर्ड वन है जिसको हम क्या कहते हैं, नॉन फूड क्रॉप, नॉन फूड क्रॉप कहते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं, कैश क्रॉप कहते हैं, है ना। तो क्या आता है सर इनके अंदर, ये कौन सी क्रॉप है, और इन क्रॉप के बारे में हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में। तो फूड क्रॉप विद ग्रेन्स चालू करते हैं हम राइस से। राइस के बाद हम आते हैं वीट, है ना। वीट के बाद अलग अलग पल्सेस, पल्सेस के अलावा मिलेट्स, है ना। मिलेट्स के बाद मेज, मेज दो राबी एंड खारी दोनों में कुछ रीजन में ग्रो होता है। अदर देन ग्रेन सर, तो अदर देन ग्रेन शुगर केन, फिर टी, टी के बाद कॉफी, दिस इज व्हाट कॉफी, है ना। टी, कॉफी, शुगर केन, और क्या ऑयल सीड्स, है ना। ऑयल सीड्स के अलावा इसमें हॉर्टिकल्चर ये भी आ जाता है। तो ये फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन्स है ना। नॉन फूड क्रॉप, कैश क्रॉप क्या है सर, तो इसमें रबर, है ना। रबर के अलावा इसमें क्या आता है, कॉटन, कॉटन के अलावा जूट एंड फाइबर क्रॉप जिसमें शेरीकल्चर भी आता है। देखिए ये अलग अलग क्रॉप जो इंडिया में ग्रो होती हैं ओवर द ईयर्स, और इनके अलावा तो ये इसके अलावा बहुत सारी क्रॉप्स ग्रो होती हैं, ऐसा नहीं कि इतना ही है, हम बैठते नहीं है, बहुत मेहनती लोग हैं। लेकिन ये मेजर क्रॉप जो इंडिया में ग्रो होती हैं, और जिन मेजर क्रॉप के बारे में अपने को डिटेल में पढ़ना है, इनके क्लाइमेट के बारे में, कौन से रीजन में ग्रो होती हैं, कैसे ग्रो होती हैं, कौन से सीजन में आती हैं, ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ पॉइंट्स जो हम डिस्कस करने वाले मेजर क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन इंडिया। समझ में आ रहा है ना। कुछ तकलीफ है कमेंट बॉक्स से आपको लिखना है और पूछना है, श्योरली विल गेट बैक टू यू। आपको पता ही है हम आपको मदद करने में कभी पीछे नहीं हटते हैं। सो ये मेजर क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन इंडिया। और चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इन सब चीज के बारे में हमें डिटेल्स में पढ़ना है, और पढ़ना ही नहीं, हमें याद भी रखना है अच्छे तरीके से। तो आगे बढ़ने के पहले से मैप आइडेंटिफिकेशन ज्यादा जरूरी है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं, अपने को मैप दिया रहेगा ऑलरेडी, मार्क करके हमें आइडेंटिफाई करना है। एक्चुअली यही पहले ये 2 मार्क के लिए आता था अलग से, अभी पेपर में भी यही है। टर्म 1 की बात, टर्म 1 में जैसे कि आपको ये रीजन्स दिख रहे हैं, 2 एरिया है स्पेसिफिक, मतलब 2 मेजर क्रॉप जो इंडिया में ग्रो होती हैं। उन 2 मेजर क्रॉप्स में एक है राइस एंड दूसरा है व्हीट। अपने को अच्छे से मालूम है हम सबका फेवरेट खाना क्या है, हम क्या खाते हैं एज एन इंडियंस। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं भाई जब तक मैं चावल नहीं खाऊं तो मेरे को नींद नहीं आती, ऐसा लगता है मैंने कुछ खाया ही नहीं करके। सही बात है, तो फेवरेट है फॉर एवरीवन्स। बट फिर भी जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि एग्रीकल्चर पैटर्न अलग अलग है, सिस्टम अलग अलग है, अलग अलग रीजन्स की वजह से। जैसे ये कौन सा लोकेशन कहाँ लोकेटेड, हर एक की अपनी अपनी पसंद है, अपनी अपनी चॉइस है, उस हिसाब से है। तो दोस्तों राइस और व्हीट की अगर मैं बात करूं तो आपको राइस ग्रोन रीजन आपको जो दिखाई दे रहे हैं आपके स्क्रीन में इन स्टेट मेजर, ये आपको आइडेंटिफिकेशन में यहां पे भी काम आएगा, मैप में भी, एंड साथ में अगर ऑप्शन में है कि राइस कहां ग्रो होता है तो काम आएगा। कहां राइस से कर लीजिए राइस, और यहीं से एक चीज, राइस ऐसा क्रॉप है कि राइस ग्रो करने के लिए वी रिक्वायर्ड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, पानी चाहिए अच्छी तरीके से, हमें पता है राइट। टेम्परेचर ज्यादा, आगे पढ़ेंगे और इसकी स्पेशलिटीज क्या क्या है। तो राइस कहां ग्रो होता है दोस्तों, राइस ग्रो होता है एक कोस्टल रीजन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, है ना। इसके अलावा यहां पे उत्तर प्रदेश, बिहार,
पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इन सारे रीजन्स में एंड लिटिल बिट पार्ट ऑफ दिस वेस्टर्न घाट, यहां पे राइस कल्टीवेशन होता है, मेजर क्रॉप है, ग्रो होता है। एक्सटेंशन आसाम तक भी है। तो राइस का ग्रो क्या होता है, राइस कहां कहां ग्रो होता है, किन राज्यों में इसके उगाया जाता है। तो ये राइस हो गया जो मेन क्रॉप है। जैसे मैंने बताया मेन क्रॉप सबको पसंद है ना, एज एन इंडियन एवरीबॉडी लाइक्स टू ईट राइस, सही बात है ना, ये तो सबको पसंद है। सही। वीट की बात कर रहे थे भाई, गेहूं, तो ये कब ग्रो होता है, ये चीज तो हमें अच्छे से होता है, ठंडी के टाइम पे। किन राज्यों में इसे उगाया जाता है, तो देखिए खासकर आपको ये राज्य आपको दिखाई दे रहे हैं, जो यहाँ पंजाब से चालू होता है, हरियाणा, फिर यहाँ पे मध्य प्रदेश, फिर यहाँ पे उत्तर पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। इन सभी राज्यों में कल्टीवेशन किसका होता है, वीट का कल्टीवेशन होता है। जैसे आपको मैंने बताया कि आपको आइडेंटिफिकेशन स्टेट्स आपको ध्यान में रखने हैं, आपको याद रखने हैं, सही बात है। चलते हैं आगे, तो आगे चलते हैं। तो आगे चलने के साथ हम तगड़ा टॉपिक का शुरुआत करते हैं, जिसमें हम जैसे कि हर क्रॉप के बारे में हमें डिटेल्स में पढ़ना है, पॉइंट्स हमें कुछ याद रखने हैं, कुछ ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, कुछ सुनते ही याद, कुछ चीज को रीड करके करना पड़ेगा, सारी चीजें करेंगे। तो ये फूड क्रॉप विथ ग्रेन्स है। अब फूड क्रॉप विथ ग्रेन्स में सबसे फर्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो राइस का रहेगा, कि भाई अनाज हम जो खाते हैं, तो राइस, जैसे मैंने अभी लास्ट स्लाइड में बताया है कि कहां ज्यादा कल्टीवेट होता है, जहां पे पानी अवेलेबल है, अबंडेंट रेनफॉल चाहिए, हैवी रेनफॉल चाहिए। तो 3 क्रॉपिंग पैटर्न है, राबी, खरीफ एंड ज़ैद। तो इसमें से राइस जो है एक खरीफ क्रॉप है, जिसका जून से कल्टीवेशन, जून जुलाई से चालू होता है, सितंबर अभी ये राइस का हार्वेस्टिंग टाइम चल रहा है, सही बात है। तो देखिए राइस सबसे इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है, स्टेपल फूड है, मैक्सिमम जगहों में इसी का कंजम्पशन होता है, यही हम कंज्यूम करते हैं, सही बात है। हैवी रेनफॉल, तो रेनफॉल, हैवी रेनफॉल नॉर्मली मोर देन 100 सेंटीमीटर, हाई टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। इन शॉर्ट बोल दूं तो क्या होता है, ह्यूमिडिटी होता है, बारिश भी ज्यादा और साथ में टेम्परेचर भी ज्यादा। तो ह्यूमिड रीजन में राइस का कल्टीवेशन होता है। मोस्ट स्टेपल फूड है इंडिया का, ज्यादा से ज्यादा जगहों में इसका कंजम्पशन होता है, और ये सही तरीके से ग्रो होता है। कौन अलग अलग सॉइल है, हमने जो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में किया है, ठीक है, इसमें नहीं देखे हैं तो रिवाइंड करके देखना है आपको। जो अलग अलग सॉइल से, उसमें से इसका कल्टीवेशन कहां होता है, एलुवियल सॉइल में होता है। उत्तर प्रदेश, बाद में हमने उसका एक्सटेंशन पंजाब, हरियाणा, इन जगहों में किसका, राइस का कल्टीवेशन होता है, तो एलुवियल सॉइल। देन और खास बात क्या है, हम सेकेंड नंबर पे आते हैं, स्टैंडर्ड सेकेंड नंबर किस चीज के लिए, राइस के प्रोडक्शन है। हमसे आगे कौन है, चाइना है। और किन रीजन में ग्रो होता है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। देखिए राजस्थान में सर एग्रीकल्चर कैसा, ऐसा सवाल, ऐसा लोगों के मन में सवाल आता रहेगा, सर राजस्थान में तो हमने यही पढ़ा है, यही सुना है कि बारिश होता ही नहीं है, पानी नहीं है, तो राइस का कल्टीवेशन कैसा, यहां पे सर आपने राजस्थान भी लिखा हुआ है, कैसा पॉसिबल हुआ। तो एक कैनल जब बना, इंदिरा गांधी कैनल, तो वहां पे लोगों को राहत में लोगों ने एग्रीकल्चर करना उसकी मदद से शुरुआत किया। इरिगेशन की मदद से कुछ पार्ट, राजस्थान के कुछ पार्ट में राइस का कल्टीवेशन किया जाता है। फर्स्ट क्रॉप हो गया फूड क्रॉप में। आगे चलते हैं, जिसका नाम क्या है, वीट, गेहूं। तो गेहूं की बात करें तो जितना राइस फर्स्ट में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो गेहूं सेकेंड नंबर में आता है।
अगर राइस के बाद किसी चीज का कंजम्पशन ज्यादा है, वो वीट का कंजम्पशन ज्यादा है। अब राइस खरीफ क्रॉप था तो वीट राबी क्रॉप है। लोमी एलुवियल सॉइल में, थिक थोड़ा सॉइल में ग्रो होता है। टेम्परेचर इसके लिए हमेशा कम चाहिए, तभी तो बोला ठंडी के टाइम पे, विंटर सीजन में ग्रो होता है ना ये चीज, अपने को तो पता है ना, ठंडी में ग्रो होता है, विंटर में। ये एक बड़ी बात है। देन इसके बाद रेनफॉल मॉडरेट, ऐसे नहीं पानी नहीं चाहिए, मॉडरेट कहा जाता है उसे। मॉडरेट बोले तो 50 to 75 सेंटीमीटर तक का रेनफॉल होना चाहिए। क्या कल्टीवेशन में? अपना वीट को कल्टीवेट करने में। यहां पे भी इंडिया सेकेंड नंबर पे है। किसके बाद है? चाइना के बाद है। कहां ग्रो होता है? ऑलरेडी देखा हमने, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाना, इन जगहों में वीट का कल्टीवेशन होता है। सो देखिए दो मेजर क्रॉप, राइस एंड वीट, इनकी खासियत, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, फीचर्स बोलते हैं, विशेषता बोलते हैं, और ये अपने हिसाब से मेन टॉपिक बोलते हैं, मेन की पॉइंट्स बोलते हैं। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अब राइस के बाद एंड वीट के बाद तीसरा जो क्रॉप हम पढ़ रहे हैं दैट इज मेज। तो मेज का सबसे बड़ा खासियत ये है कि ये फूड एंड फॉडर दोनों के काम आता है। सर फूड तो समझ गया हमें, फॉडर क्या होता है? मनुष्य और पशु दोनों इसे कंज्यूम कर सकते हैं, मतलब एनिमल्स दोनों भी इसे कंज्यूम करते हैं, दोनों भी इस्तेमाल करते हैं। मेज ओल्ड एलुवियल सॉइल में ग्रो होता है। एक्चुअल में कहने के लिए ये और है एक्चुअल में खरीफ क्रॉप ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर बड़ी बात क्या है कि बिहार में खासकर इसका प्रोडक्शन कब होता है? इवन राबी के टाइम पे होता है। सर कैसे पॉसिबल है? इरिगेशन, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, न्यू टेक्निक, मॉडर्न इनपुट की वजह से पॉसिबल है। ये हो गया खरीफ क्रॉप है, एक्चुअल में मेज द खरीफ क्रॉप। बट एक्सेप्शन है बिहार में, जहां पे दोनों सीजन में ग्रो होता है। हाई टेम्परेचर चाहिए, 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होना चाहिए। ओल्ड एलुवियल सॉइल, खदार, अगर आपको याद रहेगा, खदार एंड भांगर दो सॉइल हमने पढ़े थे। तो भांगर जो ओल्ड एलुवियल सॉइल है वहां पे इसका प्रोडक्शन होता है। सही बात है, आपको सॉइल भी रिवाइंड करते रहना है। मॉडरेट रेनफॉल चाहिए ग्रो करने के टाइम पे। एंड कहां ग्रो होता है इंडिया, किन राज्यों में? यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, इन स्टेट में। बट एक्सेप्शन आपको बताया, बिहार में ग्रो होता है, राबी में भी, दोनों भी सीजन में, इवन राबी एंड खरीफ। अगर आपको क्वेश्चन आ गया सर राबी एंड बिहार में राबी सीजन में कैसा पॉसिबल है, तो न्यू एग्रीकल्चरल मेथड से पॉसिबल है। इरिगेशन, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, ग्रीन रेवोल्यूशन हमने पढ़ा। तो उस वजह से हम क्या कर सकते हैं, मेज का प्रोडक्शन बिहार में किया जाता है। कौन से सीजन में? इवन राबी एंड खरीफ दोनों सीजन में। चलिए ये तीन मेजर क्रॉप्स हो गए विथ ग्रेन्स वाले, अनाज वाले। अब विथ ग्रेन्स के अलावा जो है बड़ी चीज जो है, जो तीसरा इंपॉर्टेंट क्रॉप है वो मिलेट्स है। देखो पहला नंबर आ जाता है राइस का, दूसरा वीट का, और तीसरा नंबर एक्चुअल में आता है इसका मेज का, सॉरी एक्चुअल में आता है मिलेट्स का। सो मिलेट्स की अगर मैं बात करूं तो मिलेट्स में तीन चीजें होती है, जैसे कि आपको दिख रही हैं। एक जवार होता है, दूसरा बाजरा, एंड तीसरा क्या बोला, थर्ड वन जवार, बाजरा एंड रागी होता है। जवार, बाजरा एंड रागी, ये तीन क्रॉप्स होते हैं।
किसके अंदर? मिलेट्स के अंदर। सबसे बड़ी बात है, मिलेट्स को किस नाम के लिए जाना जाता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है? तो सबसे बड़ी बात है, मिलेट्स को हम जानते हैं उनके न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए। पहले के लोग ज्वार बाजरे का रोटी खाते, तंदुरुस्त रहते। आपने सुना ही होगा सरसों की साग बाजरे की रोटी, पंजाब चले जाओ, सही बात है। नॉर्थ साइड में जाओगे, महाराष्ट्र में रहोगे, आप जरूर सुनोगे बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी। न्यूट्रिशन ज्यादा होते हैं, न्यूट्रिशनल फूड के लिए इन्हें जाना जाता है। देखो दिखने में अगर आप देखोगे तो थोड़ी फर्क क्या है एक्चुअली। तो रोटियों की बात करूं तो गेहूं की रोटी थोड़ा गोरी गोरी रहती है एकदम, है ना, साफ दिखाई देती है। एंड बाजरे थोड़ा साफ नहीं दिखती है, बट उसका इंपॉर्टेंस अलग है हेल्थ के लिए, हेल्दी रहने के लिए। एंड लोग आज की डेट में क्या हुआ, हर लोग क्या करते हैं हमारे देश में, अपने चीजों को पहले भूल जाते हैं, है ना, जो रियलिटी है। एंड बाद में थोड़ा जब सब चीजें गड़बड़ होने लगती हैं तो लोग वापस अपने ही चीजों पे आते हैं। ये हमारी एक दिक्कत है। जैसे कि पहले जब ये कंज्यूम करते, धीरे धीरे लोगों को नया नया चीज अच्छा लगने लगा, है ना। और अभी क्या होता है, लोग जिम ज्वाइन करते हैं, डाइट करना है बोला, तो डाइट करना है बोला तो लोग वापस से इन्हीं ज्वार और बाजरों पे आ जाते हैं। फैक्ट है ये। तो ये एक चीज है कि ये इंडिया में हम क्या करते हैं कि मिलेट्स 3 कैटेगरीज में, 3 पार्ट्स में, मिलेट्स के 3 पार्ट्स है, ज्वार, बाजरा एंड रागी। और तीनों भी क्रॉप नोन फॉर देयर विच वैल्यू, हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए इन्हें इस्तेमाल किया जाता है, या इनमें हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो जो व्हीट एंड राइस के बाद अगर तीसरा क्रॉप अगर इंडिया में अगर कंज्यूम किया जाता है वो क्या है? ज्वार है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है। कहां ग्रो होता है, कैसे होता है? रेन फेड अप क्रॉप है, मॉइस्ट क्लाइमेट में ग्रो किया जाता है। एंड जहां तक ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन स्टेट में इसका प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? दिक्कत है, आपके पास ऑप्शन है, आप बता सकते हो। श्योरली विल गेट बैक टू यू। सो आगे आते हैं, बाजरे पे चलते हैं। बाजरा जो ज्यादातर ग्रो होता है सैंडी सॉइल में, शैलो ब्लैक सॉइल में। एंड कहां कहां ग्रो होता है? तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा, इन स्टेट में हमें बाजरे का प्रोडक्शन मिलेगा भैया। बाजरा एंड रागी, रागी का प्रोडक्शन, रागी ऐसा जो ड्राई रीजन में ग्रो होते है, ऐसी क्रॉप है। उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, इन स्टेट में हम जाएंगे तो हमें बड़ी ही खूबसूरती के साथ रागी का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। सो ये अपना फोर्थ इंपॉर्टेंट क्रॉप जो हमने फूड क्रॉप में पढ़े वो क्या है? मिलेट्स है। अभी नाम और ये देख के तो समझ ही गए क्या चीज है ना, समझ तो गया ही रहेगी ये क्या चीज है एक्चुअल में। ये पल्स है भैया, पल्सेस, दाल चावल, है ना। सो वैरायटी ऑफ पल्सेस हमारे देश में। अभी नाम बताने की शायद आप ये इमेज देख के ऑलरेडी समझ गए, अपने घर में क्या दाल बनती है उसी को याद कर लेना है। वैरायटी ऑफ पल्सेस जो इंडिया में ग्रो की जाती हैं, चने की दाल, मूंग की दाल, तुअर की दाल, जिसको अरहर की दाल बोलते हैं, देन उसके बाद उड़द दाल, सही बात है कि नहीं? सो वैरायटी ऑफ पल्सेस इंडिया में ग्रो की जाती हैं। जान के बड़ी खुशी होगी हमें कि इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? पल्सेस का। सबसे ज्यादा ग्रो होता है इंडिया में। और जान के अचंभव भी होगा हमें कि इंडिया साथ में लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है।
हम प्रोड्यूस भी ज्यादा करते हैं और खाते भी ज्यादा है, कंज्यूम भी ज्यादा करते हैं। तो ये एक चीज आती है किसमें, पल्सेस में। सो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज लार्जेस्ट कंज्यूमर। किसका, पल्सेस का। और ये ऐसा माना जाता है, मेरा तो ऐसा मानना है, ये वेजिटेरियंस के लिए भगवान है। मेन सोर्स ऑफ डाइट है प्रोटीन का। हम सब लोग को अगर प्रोटीन चाहिए तो हम नॉर्मली हम ये इसीलिए कंज्यूम करते हैं, मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन है। क्योंकि बेसिक फूड में आ जाता ना, मिल्क भी है सोर्स ऑफ प्रोटीन। सही बात है सर, आप कैसे बोल रहे हो, भगवान ने मिल्क में तो प्रोटीन मिलता है, सही बात है, लेकिन ये सब इजीली अवेलेबल बेसिक फूड में आ जाता है ना, सही बात है। तो कैसे है कि सोर्स ऑफ वेजिटेरियंस के लिए सोर्स ऑफ प्रोटीन है, जैसे कि आपको बताया, नाम ऑलरेडी बता दिए कौन कौन से दाल इंडिया में ग्रो होती हैं। ग्रो होती है अलग अलग कंडीशंस में। भैया सबसे बड़ी बात यह है, इसका प्रोडक्शन कभी होता है, राबी में भी होता है, एंड राबी के साथ साथ खरीफ सीजन में भी होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है सर, राबी में एक तो दाल का नाम, तो उड़द दाल जो है, उड़द है, मूंग है, ये खरीफ सीजन में ग्रो होती है। और चने की दाल है ना, ग्राम हो गया जिसे कहते हैं, अरहर की दाल है, तुअर हो गया जिसे कहते हैं, वो कभी ग्रो होती है, राबी सीजन में ग्रो होती है। तो ये अलग अलग कंडीशन में है। ऑलमोस्ट कोई ना कोई पल्स का प्रोडक्शन इंडिया में हर इंडिया के हर स्टेट पे होता है। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी कुछ भी नहीं होता, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ग्रो होता है। तो ये ऐसा दोनों सीजन में से ग्रो किया जाता है। बट फिर भी मेजर प्रोड्यूसर की अगर हम बात कर लें तो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है अपने यहां पे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका। इन जगहों में पल्सेस का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। तो ये भी एक फूड क्रॉप है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है। सही बात है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये इमेजेस आपको देखना है। सर क्यों इमेजेस देखना है? आइडेंटिफिकेशन हम सीबीएसई में हमें पूछते हैं, सीबीएसई हमारा नॉलेज टेस्ट करते हैं कि इन्होंने कभी खेती बाड़ी की है कि नहीं की है ना, कभी किसानी की है कि नहीं की है, टेस्ट करते हैं सीबीएसई वाले। तो इमेज आइडेंटिफिक तो ज्यादा नहीं है, दो चार है, आप आराम से आइडेंटिफाई भी शायद देखते ही आप समझ गए रहोगे। आप आंसर बता दोगे, कॉफी है, शुगर केन है कि नहीं, मूंगफली है, उधर वहां पे चाय का खेती हो रहा है। अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग वैरायटी, अलग अलग जगहों में आप कॉफी का प्रोडक्शन का। तो आपको आइडिया क्या लगा? अपना नेक्स्ट स्लाइड कौन सा रहेगा? अपना नेक्स्ट स्लाइड रहेगा किसके साथ? फूड क्रॉप, है ना, फूड क्रॉप, बट कौन सा? विथ ग्रेन्स रहेगा, है ना, फूड क्रॉप विथ ग्रेन्स। तो फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन्स, सॉरी माय बैड, फूड क्रॉप विद ग्रेन्स हमने डिस्कस किया। अभी नेक्स्ट क्या रहेगा? फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन्स रहेगा। देन तो फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन्स की बात करूं तो जैसे कि नाम हमने ऑलरेडी जान लिए हैं, शुगर केन, टी, कॉफी, है कि नहीं, ऑयल सीड्स, मूंगफली, ठीक है। तो इन सारी चीजें सब किस में आता है? फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन्स में आता है। अब इसमें जो सबसे पहला है फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन्स में, वो क्या है? गन्ने की खेती, शुगर केन, है ना। तो शुगर केन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी शुगर इंडस्ट्रीज हमें देखने को मिलती हैं, सब बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और रॉ मटेरियल है, वरना हम चाय कैसे पिएंगे, बराबर है कि नहीं। तो शुगर केन एक इंपॉर्टेंट है, क्रॉप है, जो कि जिसका प्रोडक्शन ऑलमोस्ट, इसको प्रोड्यूस होने में टाइम लगता है,
खरीफ में चालू होता है, खत्म होते तो इसमें राबी तक चला जाता है, कॉटन के जैसा, है ना। तो शुगर के पहली बात तो शुगर केन का इस्तेमाल, जैसे कि बड़ी मैंने चाय की जिक्र की तो आप समझ ही गए रहेंगे, बिना शक्कर की चाय का अपने को फिर पीने पड़ेगी, जो हमें पसंद नहीं आती है सबको। तो इट इज द मेन सोर्स ऑफ काय के लिए अगर हमें क्या बनाना है, शुगर बनाना है, शुगर प्रोड्यूस करना है, जैगरी गुड़ बनाना है, खांदेसरी गुड़ का ही एक फॉर्म है, इन सब को प्रोड्यूस करने में शुगर केन का इस्तेमाल किया जाता है। अब शुगर केन ट्रॉपिकल क्रॉप भी है एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप भी है। कहने का मतलब है ट्रॉपिकल रीजन में भी ग्रो होता है एंड सब ट्रॉपिकल। सही, ये चीज क्या होती है सब ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल? आपने 9th में पढ़ा हुआ है क्लाइमेट चैप्टर में, यहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। सही बात है। तो ये ऐसा दो रीजन में हमारे देश को डिवाइड करता है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल, नॉर्थ एंड साउथ। तो इसका प्रोडक्शन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन दोनों जगहों में किया जाता है। क्लाइमेट चाहिए हाई टेम्परेचर, रेनफॉल मॉडरेट चाहिए ही चाहिए, दिस बिटवीन 75 to 100 सेंटीमीटर तक का। तो टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल 75 से 100 सेंटीमीटर का। और इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना और ब्राजील के बाद। यहां पे भी हमारा नंबर आ गया, रैंकिंग, अच्छी बात है। बहुत सारे स्टेट में होता है कि ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल बोल दिया ना, तो नॉर्थ, यूपी, बिहार, इन सब रीजन में तो ग्रो होना ही है, पंजाब, हरियाणा, यहां भी कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश की तरफ भी आ जाता है। ऑलरेडी आपको पता है ये ऐसी रेखा है, ऐसी लाइन है जो भारत को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, जिसमें दोनों भी चीज कवर है, नॉर्थ साइड साउथ साइड दोनों भी कवर हो रहा है। तो बहुत सारे स्टेट्स में इसका प्रोडक्शन किया जाता है, बहुत शुगर इंडस्ट्रीज देखने को मिलती है। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि इसका इस्तेमाल शुगर बनाने के लिए तो होता ही है बढ़िया। जब शुगर बना लिया जाता है, गन्ने का जूस निकाल लिया जाता है, उसके बाद भी इसका जो कंटेंट बचता है, सुक्रोज कंटेंट कहा जाता है, एकदम हल्का फुल्का, उसका भी इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में होता है। सही बात है, आपको अच्छे से पता है इस चीज को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है मनी के मामले में, अगर हमें कुछ अर्न करना चाहते हैं हम तब। शुगर केन के बाद टी, चाय, चाय ग्राम भाई चाय। तो चाय की बात करें अगर हम, तो क्या होता है टी ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया था, हमें अच्छे से पता है, बेवरेज क्रॉप है। सही बात है। कहां प्रोड्यूस होता है? बहुत नाम सुना हमने दार्जिलिंग का, सुना है कि नहीं सुना? बहुत बार सुना है, पहाड़ियों में, वादियों में। तो कहां प्रोड्यूस होता है? पहाड़ियों में, वादियों में। दार्जिलिंग का हमने नाम सुना है, वेल ड्रेन सॉइल में। और टी एक हमने पहले भी एग्जांपल देखा है, थोड़ा रिवाइंड करोगे तो जाओगे, तो टी प्लांटेशन क्रॉप है। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, यहां पे स्किल लेबर भी चाहिए और अनस्किल लेबर भी चाहिए, दोनों प्रकार के लेबर की जरूरत पड़ती है टी को प्रोड्यूस करने के लिए। सही बात है। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है ये, मतलब ज्यादा से ज्यादा लेबर का इस्तेमाल किया जाता है। और इंडिया का जो रैंक था थर्ड था तभी 2008 में, टर्की एंड चाइना के बाद। दार्जिलिंग का नाम लिया, वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन स्टेट में कल्टीवेशन किसका किया जाता है? टी का कल्टीवेशन किया जाता है। सो भाइयों, शुगर केन, टी एंड कॉफी। कॉफी ऐसी क्रॉप है जो प्योरली, जैसे हमने एंडेमिक और एक्सोटिक प्लांट्स हमने पढ़े रहे हैं वेजिटेशन चैप्टर में, थोड़ा रिवाइंड याद कर लीजिए, चीजों को याद करना जरूरी होता है ना। कि आइस कॉफी की प्योरली नॉट फ्रॉम इंडिया, है ना। इनिशियल में इसे लाया गया था, यहां पे यमन से लाया था हमारे यहां पे। और इसका प्रोडक्शन इनिशियली चालू कहां पे हुआ? बाबा बुदान हिल्स में हुआ चालू। कहां पे चालू हुआ? बाबा बुदान हिल्स, जो कर्नाटका में है। इनिशियल प्रोडक्शन इसका नीलगिरीज में, उसके बाद इसका एक्सटेंशन हुआ
बाबा भूदान हिल में इसका प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। तो ये इट इज नॉट प्योरली फ्रॉम इंडिया, अरेबिक काइंड ऑफ कॉफी ब्रॉट फ्रॉम येमेन, है ना। प्रोडक्शन कहां स्टार्ट हुआ जब इसे लाया गया, तो बाबा भूदान हिल्स में, नीलगिरीज में। अब नीलगिरी का नाम लिया तो स्टेट तो मालूम ही पड़ गया रहेगा आपको। और एक बड़ी चीज है, खास बात है, प्राउडली कह सकते हैं कि इंडिया का कॉफी, हमारा प्रोड्यूस किया कॉफी वर्ल्ड में एक फाइनेस्ट क्वालिटी के लिए जाना जाता है, अच्छी क्वालिटी के लिए जाना जाता है, बराबर है कि नहीं। कहां प्रोडक्शन होता है इसे, बाबा भूदान हिल बोला, नीलगिरी, तो कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला, इन स्टेट में इसका प्रोडक्शन होता है, कॉफी का प्रोडक्शन होता है। तो भाई ये 3 मेजर नॉन फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन्स हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर इसी के साथ। नेक्स्ट सेट ऑफ क्रॉप कौन सा है ना। तो ऑलरेडी हमने नाम्स में पढ़े हुए हैं, है ना। फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन्स में क्या क्या आता है, शुगर केन, कॉफी, टी हमने पढ़ा, डिस्कस किया। समझ में आ रहा है कि नहीं, बताना जरूर है। और टेक्स्ट बुक रीड करते रहना है साथ साथ में, आपको श्योरली एग्जाम अच्छा ही जाएगा। तो जैसे कि नेक्स्ट सेट ऑफ क्रॉप से अपना क्या, ऑयल सीड्स, है ना। तो जैसे आपको बताया, जैसे अलग अलग वैरायटी ऑफ दाल, पल्सेस इंडिया में प्रोड्यूस होते थे, और वो भी दोनों भी सीजन में, राबी में भी और खरीफ में भी। सेम चीज होता है इसमें ऑयल सीड्स, वैरायटी ऑफ ऑयल सीड्स ग्रो किए जाते हैं हमारे कंट्री में, कुछ राबी में, कुछ खरीफ में। सो इनमें राबी क्रॉप भी है, साथ में राबी के साथ साथ दूसरा क्या बोला, खरीफ क्रॉप भी है। तो वैरायटी ऑफ सीड्स जैसे कि बताया ग्रो, तो ऐसे कि इंडिया में इट कैन बी प्रोड्यूस इन राबी सीजन एंड खरीफ सीजन। अलग अलग नाम है, कौन से नाम है, कोकोनट ऑयल है, सही बात है, सरसों का तेल है, मूंगफली का तेल है ना, तिली का तेल है। तो अलग अलग ऑयल सीड्स हमारी कंट्री में अलग अलग सीजन में प्रोड्यूस होते हैं। और इसमें से खासियत यह है कि कुछ ऐसे भी ऑयल सीड्स है जिनका इस्तेमाल हम इंडस्ट्रीज में एज अ रॉ मटेरियल करते हैं, जैसे कि साबुन बनाने के लिए, कॉस्मेटिक बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, इन सारी चीजों को बनाने के लिए भी हम बहुत सारे ऑयल सीड्स का उपयोग करते हैं। तो मेजर प्रोड्यूसर्स में हम देखते हैं ऑयल सीड्स में और क्या क्या चीजें, और ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ इंडिया कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ग्रो हो ही जाता है, सही बात है। मेजर है तो देखेंगे ही। तो मेजर ग्राउंड नट है, जैसे कि कहां पे ग्राउंड, 2008 में इंडिया इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था, और खास आफ्टर चाइना के बाद खास कर इसका प्रोडक्शन कहां हो रहा था, गुजरात लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था इसका। रेड सीड्स थे जो गुजरात, आंध्र प्रदेश ग्राउंडनट का, देन रेड सीड्स है। सो इसमें इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था। सो अलग अलग ये रेप सीड्स इस तरीके, इस प्रकार के दिखाई देते हैं, इस प्रकार से होता है। तो कुछ ऐसे भी चीजें हैं, जैसे कोकोनट की अगर हम बात करें कहां प्रोड्यूस होता है, पता है केरला में अगर हम जाएंगे कोकोनट हमें मिलता है, सही बात है। तो वैसे सरसों कहां प्रोड्यूस होता है, कौन से अपना नॉर्थ में हम जाएंगे तो सरसों का प्रोडक्शन मिलता है, तिली का भी वही होता है, सीसम्स का, है ना। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन होता है। तो ये क्रॉप अदर देन ग्रेन्स हो गए। अब अदर देन ग्रेन्स के अलावा जो नॉन फूड क्रॉप है, एंड इन नॉन फूड क्रॉप को हम साथ में कैश क्रॉप भी कहते हैं, जो सबसे बड़ी बात है। इवन दीज क्रॉप्स आर नोन एज कैश क्रॉप, जो ज्यादातर जिनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ कहां होता है, इंडस्ट्रीज में होता है। और ये ग्रो करने की आदत हमें ब्रिटिशर्स ने लगाई है। पहले हम अपने इस्तेमाल के लिए करते थे, बट अभी हम इंडस्ट्री के लिए करते हैं। सबसे पहला हमारे मुंह में नाम आता है कॉटन का।
इंडिगो आपने सुना ही है, फिलहाल इसमें नहीं है, ठीक है। तो कॉटन है, रबर है, सेरीकल्चर सिल्क आपने सुना ही है, जूट आज की डेट पे ज्यादा फेमस है, ज्यादा चल रहा है। तो ये क्रॉप किस में आता है? नॉन फूड क्रॉप में आते हैं, कैश क्रॉप में आते हैं, प्योरली रॉ मटेरियल के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। इन सब में सबसे ज्यादा अगर हमारे यहां पे प्रोडक्शन होता है वो कॉटन का होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर किससे आगे बढ़ते हैं? रबर के साथ। रबर का प्रोडक्शन कैसा होता है? रबर एक सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने पहले ही बात क्लियर कर दी आपको, वहां देखने की जरूरत भी नहीं है यहां पे, कि ये सारे के सारे इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है, इंडस्ट्री से इनका इस्तेमाल होता है। कैश क्रॉप है, बेच के पैसा कमाना, यही इसीलिए इनका प्रोडक्शन किया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल क्या है? रबर है। रबर का प्रोडक्शन ज्यादातर, अगर इक्विटोरियल क्रॉप इसे कहा जाता है, रबर को हम कह सकते हैं इवन इट इज इक्विटोरियल क्रॉप। इक्विटोरियल मतलब ये ज्यादातर ग्रो होता है नियर बाय इक्वेटर, केरला, अंडमान निकोबार। तो आपको देखिए आप किसका प्रोडक्शन कहां पे होता है? केरला में, अंडमान निकोबार में, कर्नाटका में, मेघालय में, मैक्सिमम ये केरला में इसका प्रोडक्शन अंडमान निकोबार में ज्यादा होता है। रेनफॉल ज्यादा चाहिए, हैवी रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। इट इज एन इक्विटोरियल क्रॉप बताया, रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज्यादा, टेम्परेचर भी ज्यादा 25 डिग्री सेल्सियस, इसीलिए तो हम क्या कहते हैं कौन सा क्रॉप है? ह्यूमिड क्लाइमेट में ग्रो होता है। तो आपको रेनफॉल और टेम्परेचर याद रखना है। एंड रेनफॉल एंड टेम्परेचर के अलावा फिर ये इक्विटोरियल क्रॉप है। फाइबर, ये आगे बोले सब फाइबर के ही पार्ट है। तो फाइबर में कॉटन, जूट, हेम्प इनका प्रोडक्शन, नेचुरल सिल्क इनका प्रोडक्शन होता है। अब इसमें से अगर हम पहले की 3 की बात करें तो जमीन से, सॉइल से ग्रो होते हैं, है ना, ग्रोन फ्रॉम द सॉइल। बट सिल्क का प्रोडक्शन सॉइल से नहीं होता है, किससे होता है? सिल्क वॉर्म से किया जाता है, ठीक है। एंड सिल्क के प्रोडक्शन को क्या कहते हैं? बड़े अच्छे तरीके से होता है, इसको सेरीकल्चर कहा जाता है, बराबर है। तो ये फाइबर कुकुन से निकाला जाता है, सिल्क वॉर्म्स, फिर इसे सेरीकल्चर कहा जाता है। तो ये एक जो नॉट ग्रोन फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से ग्रो होता नहीं है, ठीक है। बाकी जो स्टार्टिंग के 3 है तो उनका प्रोडक्शन सॉइल से ही होता है। कॉटन आज से नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, सदियों से कर रहे हैं, करते आए हैं। इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है, काफी इंपॉर्टेंट है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। पहले कुछ राज्यों में, वो पंजाब और महाराष्ट्र, गुजरात एंड महाराष्ट्र में कॉन्सेंट्रेटेड था, अब आगे भी बढ़ गए, बाकी राज्यों में भी ग्रो होता है, ज्यादातर राज्यों में ग्रो होता है। खरीफ से चालू होता है, राबी तक खत्म होता है, ऑलमोस्ट 8 मंथ लगते हैं ग्रो होने के लिए। किसे? कॉटन को। सो कॉटन एक ऐसा क्रॉप है जो इंडिया को एक्चुअली ओरिजिनल कॉटन का घर कहा जाता है, होम फॉर ओरिजिनल कॉटन। कॉटन इसके नाम से इंडस्ट्री ही डाल दिया हमने, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ज्यादा यूज होता है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल यूज होता है। इसका प्रोडक्शन भी ज्यादातर स्टेट्स में होता है। ज्यादा रेनफॉल नहीं चाहिए, चाहिए कम, धूप चाहिए, बट कौन से टाइम पे? हार्वेस्टिंग के टाइम पे धूप कड़क होना चाहिए, फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट होना चाहिए। अराउंड कितने दिन के लिए? 2-10 डेज के लिए सीड्स फूटते हैं और फिर कॉटन निकलता है। सो एक ग्रो कहां होता है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, पंजाब, हरियाणा, इन स्टेट्स में, उत्तर प्रदेश, इन स्टेट्स में कॉटन का प्रोडक्शन किया जाता है। 8 महीने लगते हैं ग्रो होने, बताया आपको, खरीफ क्रॉप है एक्चुअल।
210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, थोड़ा भी फॉग नहीं चाहिए, कड़ी धूप चाहिए, तब ये फूट के बाहर निकलता है, फिर उसमें से कॉटन निकाला जाता है, फिर उसे फिर इंडस्ट्रीज में भेजा जाता है। तो ये कॉटन भाई, ये कुछ चीजें हमें एकदम ध्यान से याद रखनी है। कॉटन के बाद नेक्स्ट में आ, इसको हम जूट कहते हैं, झूठ नहीं। तो जूट ऐसा क्रॉप है जिससे ग्रो करने के लिए पानी ज्यादा चाहिए, लेबर चाहिए, आसपास शहर भी होना चाहिए, बड़े लंबे लंबे पेड़ होते हैं इसके, रस्सियां बनाई जाती हैं, आजकल जूट बैग चलते हैं, गोनी बनाई जाती है। तो ये भी, इसका डिमांड अभी और बढ़ रहा है। प्लास्टिक बैन करके हम कर देना चाहिए, हमें कंप्लीटली यहां शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो कैसा है ये, इसे गोल्डन फाइबर कहा जाता है। इसके बढ़ते डिमांड को देखते हुए पानी ज्यादा वेस्ट बंगाल में इसका प्रोडक्शन होता है, कोलकाता इस क्योंकि नियर बाय सेंटर है, लेबर आराम से वहां पे मिल जाते हैं कम दाम में। तो इस वेस्ट बंगाल के अलावा बिहार, असम, उड़ीसा और मेघालय में जूट का प्रोडक्शन होता है। टेम्परेचर ज्यादा चाहिए होता है कि कब जूट के लिए, जब ये ग्रो होता है स्टार्टिंग के टाइम पे। क्या क्या बनाया जाता है ऑलरेडी आपको बता दिया। तो भैया ये सारी की सारी कैश क्रॉप है, नॉन फूड क्रॉप या कैश क्रॉप के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, बढ़िया चल रहे हैं। तो ये मेजर क्रॉप्स हो गई जो इंडिया में ग्रो होती हैं। ध्यान से सुनिएगा आपकी बात। 1947 इंडिपेंडेंस, 351 मिलियन पॉपुलेशन वो टाइम पे अपना था ना। गरीबी, इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, राज्यों को मिलाना, ये सारी दिक्कतें थी कि नहीं थी। इन सारी दिक्कतों के अलावा जो सबसे वो इंपॉर्टेंट वर्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोला, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्रीकल्चर ही सब कुछ था हमारे लिए, अच्छे से बताया हमें। एग्रीकल्चर वॉज एवरीथिंग फॉर अस। वहीं पे लोग, मतलब कि ज्यादा लोग एंगेज थे, लोगों को वही काम अच्छे से आता था। गवर्नमेंट ने कोशिश की इंडस्ट्री सेटअप करने की, किया भी, आगे भी बढ़े, आज हम काफी आगे हैं। उसी प्रकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हमारे गवर्नमेंट ने और क्या क्या स्टेप्स लिए, कदम उठाए एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए। उन स्टेप्स और उन कदम उठाए, उसे हम कहते हैं रिफॉर्म, चेंजेस, क्या क्या बदलाव लाए। सो भैया दो प्रकार के बदलाव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किए, जिसमें टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म है और दूसरा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है। टेक्नोलॉजिकल मतलब नया मेथड, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर को डेवलप किया, उसको प्रमोट किया। एंड दूसरा संस्थान बनाए, इंस्टीट्यूशंस बनाए जो कि ध्यान रखे फार्मर्स के बेनिफिट के लिए डिसीजंस ले। ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए, संस्थान बनाए। तो टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल दोनों भी रिफॉर्म अलग अलग है। टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म बहुत इजी है, ये हम बहुत बार सुने, हमने बहुत बार पढ़ा। एक ही वर्ड यूज करूंगा, आप लोगों को आराम से मालूम पड़ जाए क्या चीज है। वो वर्ड है ग्रीन रेवोल्यूशन, एंड इज फॉलोड बाय दैट व्हाइट रेवोल्यूशन। श्वेत क्रांति और हरित क्रांति। हरित क्रांति पहले हुई, ग्रीन रेवोल्यूशन, देन श्वेत क्रांति जो बाद में हुई दूध के लेके मिल्क को लेके। सो टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म एंड टेक्नोलॉजी साथ कौन सा, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म।
बदलाव। तो टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म समझना, मैं नाम ले लूं, आप ले लिया हूं ऑलरेडी, आप समझ चुके होंगे, फिर भी बताता हूं। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था? ग्रीन रेवोल्यूशन एक ऐसा वे था, एक ऐसा मेथड था जिसमें नई नई चीजों का इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, HYV सीड्स, इरिगेशन, इन सब को यूज करके एग्रीकल्चर करना। मतलब सेम लैंड एरिया में, सेम जमीन में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाना, ताकि एम्प्लॉयमेंट बढ़े, लोगों के पास पैसा आए। 1960s में हुआ, देखा ऑलरेडी रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, एंड देन व्हाइट रेवोल्यूशन 60s और 70 के बीच में हुआ। 1960s एंड 1970s के बीच में हुआ क्या? ग्रीन एंड व्हाइट रेवोल्यूशन। आपको याद रखना है क्या हुआ, कैसा हुआ, क्यों हुआ? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सेम पीस ऑफ लैंड में नया मेथड ऑफ एग्रीकल्चर को गवर्नमेंट ने प्रमोट किया, जो बन सका कम दामों में पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स लोगों को उपलब्ध कराए। सही बात है। तो ये हो गया कौन सा रिफॉर्म, कौन से बदलाव? टेक्नोलॉजिकल। कि गवर्नमेंट ने टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म किया, एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म करके क्या किया? एट द सेम टाइम एग्रीकल्चरल मेथड को बदल दिया और प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश की। दूसरा है जिसको हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। तो भाई 5 ईयर प्लान हुआ करता था, मालूम है आपको, अच्छे से समझिएगा। 1950 में एक ऑर्गेनाइजेशन बना था जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन। अब जो नहीं है, प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश करके 2015 में नया इंस्टीट्यूशन बना दिया गया है, उसी से मिलता जुलता नीति आयोग। ये चीज भी याद रखना है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इकोनॉमिक्स में भी है, यहां पे भी है। तो प्लानिंग कमीशन का काम क्या था? प्लानिंग कमीशन क्या करता था? 5 ईयर प्लान बनाता था। टोटल 12 5 ईयर प्लान बने हमारे देश में, 2017 तक थे। अब 5 ईयर प्लान नहीं बनते हैं, बट नीति आयोग उसी नक्शे कदम पे काम करता है जिसमें प्लानिंग कमीशन करता था, बट अलग तरीके से। सही बात है। चलते आगे। 12 क्यों सर? अपना तो 2017 तक आजादी है, काफी ज्यादा साल हो गए थे। बीच में प्लान हॉलीडे भी था, कुछ ऐसा टाइम पीरियड था जब वो प्लान नहीं, मतलब वो 5 ईयर प्लान्स नहीं बने थे। इसके लिए 12 टोटल 12 5 ईयर प्लान्स बने हैं। सारी चीजें याद रखना है आपको। छोटी से छोटी बात बताने की कोशिश कर रहा हूं इसीलिए कि सब चीज याद रहे, ऑब्जेक्टिव है, कुछ मिस नहीं होना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान गवर्नमेंट ने बनाया, उस फर्स्ट 5 ईयर प्लान का नाम था लैंड रिफॉर्म। आपके लिए इजी करता हूं, इसका सिंपल सा मतलब है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। गवर्नमेंट ने तय किया कि हमारे यहां पे जो कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन, लैंड होल्डिंग एंड जमींदारी सिस्टम है, इन सब चीजों को बंद करो और बंद करके हर एक लैंडलेस पीपल को, गरीब फार्मर्स को वापस से लैंड एरिया को डिस्ट्रीब्यूट करो। कुछ हद तक सक्सेस हुआ अच्छे तरीके से, कुछ जगहों में बहुत फायदा हुआ। अपने यहां जो भी पॉलिसी चलती है कुछ हद तक बहुत सक्सेस हो जाती है, बट कुछ क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, फिर ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाता ज्यादा लोगों को। बट ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान लैंड रिफॉर्म पहला जो इंस्टीट्यूशन में चीज आता है। टाइम आगे बढ़ा, लैंड रिफॉर्म के बाद गवर्नमेंट ने, तो टाइम आगे बढ़ा लैंड रिफॉर्म के बाद गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया? गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि फार्मर के पास पैसे नहीं होते हैं, कैपिटल फार्मर कहां से लाए? और कोई फार्मर्स अगर लोन लेने जाते हैं तो कोई लोन देता नहीं है।
नहीं। और जो ग्रीन रेवोल्यूशन में भी कर दिया हमने कि भाई पेस्टिसाइड यूज करो, ये सब फ्री में तो मिलता नहीं है, इनको उपलब्ध कैसे कराया जाए, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने, आज भी चलते हैं, आप जाओगे विलेज देखो तो कोऑपरेटिव्स को, सोसाइटीज को सेटअप करना स्टार्ट किए, सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद से कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाए। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अलावा आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, कम ब्याज पे, कम इंटरेस्ट पे लोगों को लोन देने के लिए आरआरबीज को बनाया गया, रीजनल रूरल बैंक बनाया गया। हर डिस्ट्रिक्ट में विलेज के आसपास उपलब्ध कराया गया ताकि फार्मर्स को कम इंटरेस्ट पे क्या मिले, लोन मिल सके। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में कैसा होता है कि 9 महीने का क्रेडिट मिलता है, मतलब एक सीजन बाई सीजन का, कि आप अभी खरीदो सोइंग के टाइम पे, हार्वेस्टिंग के बाद आप पे करो। ऐसा होता है, बेनिफिट लेते हैं, लोगों को मिलता है। और अपने यहाँ इलिटरेसी लेवल ज्यादा होने के सबको बेनिफिट नहीं होती, सबको जानकारी नहीं रहती है, अवेयरनेस का प्रॉब्लम है, सही बात है। बट आज चल रहे हैं, आज भी सिस्टम चल रहे हैं, बंद नहीं हुए, कोऑपरेटिव चल रहा है, आरआरबी चल रहे हैं। अब आरआरबी को चलाने के लिए गवर्नमेंट ने 1980 में, जब हम पहुंचे 1982 में, गवर्नमेंट ने एक अलग इंस्टीट्यूशन बना दिया नाबार्ड करके, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, जिसका काम है 1982 जुलाई में सेटअप हुआ, जिसका काम है आरआरबीज को तक फंड पहुंचाना, उसके जरिए फार्मर्स तक फंड पहुंचाना, ताकि फार्मर्स को ये मिल सके, फायदा हो सके। ये एपेक्स बैंक है, लार्जेस्ट बैंक है इन केस ऑफ एग्रीकल्चर, जैसे आरबीआई है बाकी चीजों के लिए, ठीक उसी प्रकार एग्रीकल्चर के लिए, फार्मर्स के लिए नाबार्ड है। ये इंस्टीट्यूशन बनाए, ये संस्थान बनाए। ग्रामीण बैंक इसके अलावा स्टैब्लिश किया गवर्नमेंट ने, ग्रामीण बैंक स्टैब्लिश किया। क्रॉप इंश्योरेंस का सिस्टम को लाया फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए, ताकि जो ड्रॉट आता है, फ्लड आता है, अनसर्टेनिटी आती है जो एग्रीकल्चर में, उस अनसर्टेनिटी से फार्मर बच सके। तो वैसे इंस्टीट्यूशंस बनाए, बढ़िया चल रहा है। ये सारे नाम आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। फिर इतना ही नहीं, इसके अलावा गवर्नमेंट ने केसीसी 1990s में इंट्रोड्यूस किया, किसान क्रेडिट कार्ड। आज ज्यादा पॉपुलर है, पहले नहीं था इतना। किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है? ये ठीक उसी प्रकार का कार्ड है जैसा हमारा तुम्हारा क्रेडिट कार्ड होता है, कि एक बार कार्ड लिया, आराम से यूज करो, पैसा भर दो, फिर यूज करो। बार बार चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, बैंक की बार बार डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है। एक बार जमीन के बेस पे बन जाता है, लोन ले लो, रीपे कर दो, फिर ले लो। तो किसान क्रेडिट कार्ड गवर्नमेंट ने लाया। क्रॉप इंश्योरेंस का स्कीम आपको बताया ही, क्रॉप इंश्योरेंस ताकि लोग ड्रॉट से बच सके, लोगों की मदद हो सके, सूखा पड़ने पे, ड्रॉट पड़ने पे एंड फ्लड आने पे। इसके अलावा गवर्नमेंट ने फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और सही दाम देने के लिए एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कुछ भी हो जाए कम से कम इतने दाम में ही फार्मर से सामान खरीदा जाएगा। जो भी चीज, कभी ऐसा होता है कि जब ज्यादा प्रोडक्ट, जैसे आप देखते हो ना, कभी कभी ऑनियन 2 रुपए का भी मिलता है, कभी कभी 3 रुपए का भी मिलता है, कभी 60, 70, 100 भी पहुंच जाता है। आज तो महंगा ही मिल रहा है ना। तो ये किस चीज के लिए होता है? कब होता है? जब प्रोडक्शन ज्यादा हो, डिमांड एंड सप्लाई, दो कंसेप्ट। सप्लाई जब ज्यादा हो जाता है मतलब प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, सही बात है कि नहीं? और तो खराब होने वाली चीजें हैं तो बेचो भाई, निकालो, क्या करेंगे रख के, है ना। तो फिर कम दाम में बेचते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, फार्मर्स को नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। ज्यादा हो गया है
उनकी उसमें फार्मर्स की गलती नहीं है, कम से कम इसी दाम में मिलेगा। एक एश्योरिटी दिया, एश्योरेंस दिया कि आप कुछ भी ग्रो करोगे आपको इतना पैसा तो मिलेगा। एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आज भी चल रहा है, ऐसा नहीं हटा दिया, सारी चीजें चल रही हैं, आज भी चल रही हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस आज भी लागू है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अलावा पेस बोलते हो, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, क्रॉप इंश्योरेंस के अलावा खुद के फार्मर्स के लिए काम करते करते कुछ दुर्घटना, तो इंश्योरेंस लेके रखिए फैमिली के लिए, आपको मदद होगी बाद में। ऐसी चीजें गवर्नमेंट ने लाई। इसके अलावा वेदर बुलेटिन, मौसम की जानकारी, सही बात है, मौसम की जानकारी। उसके अलावा अलग अलग एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज बनाए। एक्चुअली में रिसर्च कर, किसान टीवी आज भी ये चैनल आता है दूरदर्शन में, जहां पे बताया जाता है कैसे कितना पेस्टिसाइड्स यूज करने का, कितना फर्टिलाइजर यूज करने का। तो ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ बदलाव किए किसने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिफॉर्म किए आजादी के बाद से लेके अब तक। अभी भी है लेटेस्ट सिंचाई योजना गवर्नमेंट ने लाया है इरिगेशन के लिए। तो ऐसे बहुत सारे चीजें, इंश्योरेंस भी है। अभी मंथली, अभी ईयरली बेसिस पे फार्मर्स को फंड भी दिया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट अलग, सेंट्रल, और कोविड के टाइम पे अच्छा सर्कुलेशन हुआ है उसका, वो सही चीज है। आप चेक कर सकते हैं, सभी फार्मर्स को पैसे मिलते हैं। बैंक अकाउंट नहीं थे उसके लिए जनधन योजना, लोगों के बैंक अकाउंट ओपन हुए एंड लोगों को बेनिफिट मिलता है। आज भी और भी स्टेप्स गवर्नमेंट ले रहा है, पर होता क्या है, वेयर वी लैक सर। अब मन में क्वेश्चन रहेगा कि सर इतने सारे स्कीम, इतनी अच्छी बातें, फिर भी क्यों प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं, तभी तो हम पीछे। प्रॉब्लम कहां आ जाता है, थोड़ा बहुत आ जाता है प्रॉब्लम जब इन चीज को अमल में लाना होता है, इंप्लीमेंट करना होता है। सही बात है, थोड़ा वहां ध्यान देने की जरूरत है। खैर बढ़ते हैं आगे, हम नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म, फिर आगे है फार्मर्स को प्रॉब्लम, देन उसके बाद हमारे कंट्री में जो चलते आया है ग्लोबलाइजेशन से फार्मर को क्या फायदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है जो इसमें एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, काफी अच्छा टॉपिक है, भूदान और ग्रामदान करके एक सेक्शन में दिया हुआ है, एंड इसको एक अलग नाम से भी जाना जाता है, वो भी बताऊंगा। फिलहाल अब हम देख रहे हैं अपने स्क्रीन में, आपको अगर दिख रहे हैं तो ये आचार्य विनोबा भावे जी और पूजनीय बापू जी। सही बात है। तो क्या रिलेशन, पहली बात ये क्यों रिलेशन क्या, तो ही आचार्य विनोबा भावे जी वो को स्पिरिचुअल हायर कहा जाता है, पूजनीय बापू जी का। सही बात है। और स्पिरिचुअल हायर इन्होंने इनके साथ काम किया है, काफी आंदोलन में साथ दिया, और ऐसे महात्मा गांधी जी, बापू जी को तो हम अच्छे से जानते हैं कि उनकी सोच कैसी थी, उन्होंने कैसा फ्यूचर को ऑलरेडी समझ लिया था। बहुत सारी उनकी कही हुई चीजें, बोली हुई चीजें सही हो रही है हर विषय को लेकर, चाहे वो रिसोर्स को लेके हो, यूटिलाइजेशन को हो, या कुछ भी चीज हो। तो उस हिसाब से जब स्पिरिचुअल हायर विनोबा भावे जी इंडिपेंडेंस के बाद डिसाइड किया कि मैंने जो कुछ पाया है पूजनीय बापू जी से, वो बाकी लोगों को भी मिलना चाहिए, और एक इंस्पिरेशन की तौर पे, और भ्रमण जैसे हम यात्रा बोलते हैं, तो उस हिसाब से ये पद यात्रा पे निकले। पद यात्रा पे निकले थे, इनके पद यात्रा से ये पहुंचे थे साउथ में, पहुंचे थे कहां पे, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में इनकी सभा चल रही थी, डिस्कशन चल रहा था, चीजें लोगों को बता रहे थे, लोगों की दिक्कतें सुन रहे थे, लोगों को सॉल्यूशंस दे रहे थे, सारी चीजें अच्छे चल रही थी। तो यहीं पे बात आई हमारे यहाँ पे स्मॉल फार्मर्स की। स्मॉल फार्मर के अलावा लैंडलेस लोगों की, इनके पास जमीन नहीं, रहने के लिए घर नहीं है, लैंडलेस पीपल, खेती करने के लिए कुछ भी नहीं है।
तो इन्हीं के स्पीच से, इन्हीं को बातों से इंस्पायर होके वहीं पे एक जमींदार थे, बराबर, जिनका नाम था श्री रामचंद्र रेड्डी जी। क्या डिसाइड किया यहाँ पे, इनकी बातों से इंस्पायर होकर उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है, ये सारी चीजें तो मैं अपने लैंड एरिया में से, अपने जमीन में से 80 एकड़ जमीन डोनेट करता हूं, या ऐसे लैंडलेस लोगों को देता हूं। भूदान, भू मतलब भूमि मतलब जमीन, दान, ताकि ऐसे लोगों को खेती करने के लिए या रहने के लिए घर मिल सके। 80 एकड़ लैंड इन्होंने क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, दे दिया लोगों को। इतनी बड़ी बात है। तो इसी मैसेज के साथ, इसी चीज को कन्वे करते हुए अपने स्पीच में जब आगे पहुंचते गए विनोबा भावे जी, तो यही चीज चलती रही। तो उससे बहुत सारे जमींदार ने, बहुत सारे लोगों ने क्या किया, जमीन दिया लोगों को खेती करने के लिए। खेती करने के लिए जमीन दिया, कुछ लोगों को उसको भूदान कहा जाता है ना। बट इसके आगे जो है कि वही कुछ जमींदार ने गांव भर को बसा दिया, एक गांव को बसा दिया, या गांव भर के लोगों को जमीन दिया। ओनर ऑफ विलेज ऑफर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट सम विलेजेस अमंग द लैंडलेस, एक गांव बसा दिया। तो उस गांव बसाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्राम दान कहते हैं। भूदान इंडिविजुअल को देना, ग्राम दान पूरे गांव को बसा दिया। इतनी बड़ी बात है। और ये ऐसा रिवॉल्यूशन था, ऐसा चेंज था जहां पे खून इन्वॉल्व नहीं था, बातों से चीजें चल रही थी, इसलिए इसे ब्लड लेस रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। एक मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, पहले बनता था, थ्योरी में हम लिखते थे, यहां पे भी बन सकता है। तो ये है भूदान एंड ग्राम दान। अब भूदान एंड ग्राम दान के बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो चलते हैं कुछ ऐसी चीजों में कि भाई एग्रीकल्चर हम पढ़ रहे हैं, अलग अलग क्रॉप पढ़ लिया, ठीक है, मेथड पढ़ लिया, बदलाव सब कुछ पढ़े। तो भाई हमारे इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी मतलब इनसाइड द कंट्री, हमारी कंट्री के अंदर इकोनॉमी, इनसाइड किसी भी कंट्री के, देश के अंदर उसे इकोनॉमी कहा जाता है। में प्रोडक्शन और जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लाइक इंडियन इकोनॉमी वी कॉल द थिंग्स जो हमारे देश में प्रोड्यूस हुई है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बराबर। तो हमारे इकोनॉमी में, हमारे इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी कौन सी, वर्ल्ड में 3 प्रकार की इकोनॉमी होती है, आपको पता रहेगा। उसमें से इंडिया के पास इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को ऑप्ट किया है, जहां पे इक्वल इंपॉर्टेंस दिया है प्राइवेट को और पब्लिक को। दूसरा सर नाम याद नहीं आ रहा है, आप बता देते अच्छा होता, ठीक है बता देता हूं। तीसरा होता है, इसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, है ना, जहां पे टारगेट होता है प्रॉफिट कमाना, प्राइवेटाइजेशन को रखा जाता है। और तीसरा होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, जिसमें टारगेट होता है लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराना, सर्विसेज देना, ठीक है, ऐसे इकोनॉमी है। तो इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है भाई, जानना जरूरी है। इतना सारा चीज पढ़ा, और इतना हमने ये भी पढ़ा कि 2/3 लोग यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो क्या कंट्रीब्यूशन है भाई, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन तो वहीं पे आ जाता है, एम्प्लॉयमेंट में आ जाता है। एग्रीकल्चर ऐसी जगह है, आपको याद भी है इकोनॉमिक्स में कि आज भी प्राइमरी से, हमारे यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर में, जिसे एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहा जाता है, वहां पे कितने लोग, 48.8% लोग काम करते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है, लार्जेस्ट पीपल आर एम्प्लॉयड, मोर पीपल आर एम्प्लॉयड, ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पे काम कर रहे हैं। तो यहां पे सबसे बड़ी बात है, एम्प्लॉयमेंट में मैक्सिमम पीपल, सबसे ज्यादा लोग का रोजी रोटी एग्रीकल्चर से चल रहा है। पहली बात, ये भी चीजों को याद रखते जाना है, ये बात। फिर हमारी तो एम्प्लॉयमेंट है तो गरीबी कम होएगा, सही बात है ना।
जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन कम है। एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन आपको ऑलरेडी पता है, सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन आज की डेट में किसका है? टर्शरी सेक्टर का। तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम है, लगभग 17% है, बट फिर भी क्या है कि पहले से काफी ज्यादा रहा है धीरे धीरे, बट एम्प्लॉय ज्यादा लोग एम्प्लॉयड है थोड़ा, और इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल तो इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट करता है, सारी चीजें। तो भली बात ही हमारी इकोनॉमी कई मायने में एग्रीकल्चर से चलती है, अच्छा कंट्रीब्यूशन है खासकर एम्प्लॉयमेंट में। अनएम्प्लॉयमेंट के अलावा जीडीपी में कम है, याद रखना है। देन इसके बाद तो ये हो गया, क्या हो गया कि ये इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है ना, कि जीडीपी में और एम्प्लॉयमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन है किसका? एग्रीकल्चर का। अब आगे बढ़ते हैं, जिसमें अपने टॉपिक का नाम क्या, इसके अलावा और गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं और कुछ चीजें गवर्नमेंट ने की है, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज आपको बताया, और भी इकोनॉमी को बढ़ाने तक, इकोनॉमी में और कंट्रीब्यूशन बढ़े। ICAR सेटअप किया, जिसका नाम क्या है? इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। वेटरनरी सेंटर्स, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया। ये सारी चीजें गवर्नमेंट ने की ताकि हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़े। ये इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में नहीं है, ये अलग से स्टेप्स है, अलग है। ये जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट के ये सारे स्टेप्स है। सब्सिडी दिया फार्मर्स को, सब्सिडी मतलब डिस्काउंटेड रेट में चीजें अवेलेबल कराई, आज भी मिलता है, नहीं? तो ये सारे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मौसम की जानकारी वो टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म में भी था, वेदर फोरकास्ट, सारी चीजें लाया। बट फिर भी हमारे यहाँ पे फार्मर्स तो कुछ दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं। क्या दिक्कतें आती हैं अपने यहाँ पे? दिक्कत ये आती है कि गवर्नमेंट सब्सिडी देता है, नो डाउट, बट जो सब्सिडी गवर्नमेंट देता है वो काफी कम होता है अगर हम बाकी जगहों से कंपेयर करें तो। इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने डेवलप किया, बट इतना डेवलप भी नहीं हुआ, तो फार्मर्स को दिक्कतें आई, इंडस्ट्रीज को दिक्कतें। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा लोन हमने देखा गवर्नमेंट, चलो कोई बात नहीं, RRB बनाए हैं, बट फिर भी गवर्नमेंट को, फार्मर्स को लोन इजीली नहीं मिलता। लोन एट हाई इंटरेस्ट, हाई इंटरेस्ट, ज्यादा इंटरेस्ट में जमींदार लोगों से उन्हें लोन लेना पड़ता है, जो रीपे करने में दिक्कत आती है। सारे फार्मर्स के पास सारी सुविधाएं अवेलेबल नहीं है, कैपिटल अवेलेबल नहीं है। इरिगेशन डैम्स बनाए गए हैं बहुत सारे दुनिया भर के, बट डैम्स बनाने के बावजूद सबको वाटर प्रॉपरली मिलता नहीं। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, ये फार्मर्स को फेस करने पड़ते हैं। रियलिटी में ग्राउंड लेवल में जब हम जाते हैं तब हमने पढ़ लिया है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म पर, सही बात है, भूदान भी पढ़ लिया, लोगों को जमीन मिल गई है, बट आज भी दिक्कतें हैं। लो प्राइस मिलता है फॉर देयर क्रॉप, MSP है, बट फिर भी ग्राउंड लेवल रियलिटी होती है कुछ, सही बात है। सो लो प्राइस फॉर क्रॉप, मेहनत करते हैं और उसके बाद कम दाम मिलते हैं, बुरा लगता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स फार्मर को फेस करने पड़ते हैं। ज्यादा इंटरेस्ट पे लोन लिया, उसकी वजह से क्या होता है? डेब्ट बर्डन आ जाता है, लोग पे नहीं कर पाते हैं लोन। तो ये दिक्कतें फार्मर्स को आती हैं जनरली अपने कंट्री में, आज भी इन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, बढ़िया चल रहा है। और जनरल सा टॉपिक है, जो भी ऑप्शंस रहेंगे आपको दिक्कत परेशानी समझ में आती है, आप बराबर ऑप्शंस को टिक करना। अब एक ऐसा कंसेप्ट है जो लास्ट में अपने को दिया हुआ है थोड़ा सा, जिसको हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, है ना। अब ये ग्लोबलाइजेशन वाला कंसेप्ट तो पुराना है, नॉट न्यू फॉर इंडिया, ऐसा माना जाता है। सही बात है,
हमारे यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि मतलब भी कुछ ऐसा है जो हम पहले से करते आए हैं, है ना। तो ग्लोबलाइजेशन का ये जो कंसेप्ट है ये क्या है? ग्लोबलाइजेशन का सिंपल मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन, कंबाइन करना, इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक मार्केट, अपने घरेलू बाजार को इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्ट करना विथ इंटरनेशनल मार्केट। मतलब अब हमारा लेन देन जो है क्रॉस दी बाउंड्री होना चाहिए, अक्रॉस दी बॉर्डर होना चाहिए। ट्रेड बिटवीन, और सिंप्लीफाई कर देता हूं अगर आपको नहीं समझ रहा है तो, ये ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज हो जाना चाहिए। जो लेन देन है, जो व्यापार है, दो अलग अलग देश के बीच में होना चाहिए, वो एक्चुअल में ग्लोबलाइजेशन होता है। ठीक है, बाहर के एफडीआई बोले तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ कर देना चाहिए, अलाउ होना चाहिए, ये आता है ग्लोबलाइजेशन में। बराबर, फायदे भी हैं नुकसान भी हैं, हर चीज के फायदे नुकसान होते हैं। हर सिक्के के दो पहलू है। ठीक उसी प्रकार जो भी चीजें आते हैं हर चीज के दो पहलू, फायदे भी होते हैं नुकसान भी होते हैं, वो अलग बात है। So globalization a concept, actually integration of domestic market with the international market, ये नया कंसेप्ट सुनने में लगता है, बट इट इज नॉट न्यू फॉर इंडिया। पॉपुलर नहीं था, है कि नहीं, बट नया नया में ज्यादा पॉपुलैरिटी मिला। पहले एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है ये कंसेप्ट अपने यहाँ पे, लेन देन व्यापार, हम मसाले बेचते थे, पता है कि नहीं। फिर ब्रिटिशर्स आए, कॉटन का एक्सचेंज हुआ, ब्रिटिश ने फिर कॉटन यहां से ले गए, इंडिगो लेके गए, हर हमें फिनिश गुड्स दिए। तो इंडिया के लिए बिल्कुल नया कंसेप्ट नहीं है, बट ठीक है पॉपुलैरिटी में। और जब वापस हमने इंडिपेंडेंस में हमने इसे थोड़ा बंद कर दिया था, इंडिपेंडेंस के बाद फिर हमने इसको ऑप्ट किया कभी 1991 में। और ये ग्लोबलाइजेशन के ही दौरान के लिए जब इंडिगो का कल्टीवेशन होता था, तो एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक इसमें थोड़ा सा आ जाता है। 1917 में एक मूवमेंट था जिसको चंपारण मूवमेंट कहा जाता है, जिसमें हमारे पूजनीय महात्मा गांधी जी ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। मैथ के लिए क्वेश्चन बन जाता है। तो ये नया कंसेप्ट नहीं है, ठीक है, मीनिंग पढ़ लिया और कुछ यहां वहां की बातें भी इससे मिली जुली जान ली हमने वापस इंडिपेंडेंट 1991 में इसको अडॉप्ट किया। अकेले नहीं किया, तीन चीज इकोनॉमिक्स में डिटेल में, बट यहां पे थोड़ा तो पढ़ना है। तीन चीजों के साथ, एलपीजी के साथ, जिसका मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ऑलरेडी आपको मीनिंग बता दिया ग्लोबलाइजेशन का क्या होता है। किसने ये पॉलिसी लाई? तो ये पॉलिसी 1991 में जब लाई गई थी, वो टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर जी, जिनका नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। ठीक है, और वो टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव जी। ओके, तब इन्होंने इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट कराया। खैर ठीक है, अभी इसका एग्रीकल्चर से क्या रिलेशन सर? ये तो ट्रेड है, एफडी, आप सब बताइए, एग्रीकल्चर से रिलेशन है, लेना देना है। जैसे कि एक चीज यहां पे आ गई चंपारण मूवमेंट, वैसे ही आज भी है। कैसा लेने देना है, क्या लेने देना है सर? ये आने की वजह से फायदे हुए हमारे फार्मर्स को। इंडियन फार्मर्स ने खुद को अक्रॉस दी बॉर्डर पाया, क्रॉस दी बॉर्डर हम जाने लगे। मतलब हम क्या किए, हमने एक्सपोर्ट बढ़ गया हमारे यहाँ पे, एग्रीकल्चर क्वांटिटीज का हम कमोडिटीज का एक्सपोर्ट करने लगे, ज्यादा पैसे मिलने लगा फार्मर्स को, कंपटीशन बढ़ गया। तो कंपटीशन बढ़ गया तो हमारे यहाँ के नॉर्मल कंज्यूमर को फायदा हुआ। राइज इन कंपटीशन, तो कंज्यूमर को बेनिफिट हुआ, लोगों को सस्ते दाम में चीजें मिलने लगी, है ना। फार्मर्स को भी बाहर से चीजें मिलने लगी सस्ते दाम में, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा, सारी चीजें हुई, अच्छा लगा, सब अच्छा होता। पैसे लोगों ने बहुत कैश क्रॉप ग्रो किए, बहुत पैसे कमाना चालू किए,
सबको नहीं बट हुआ फार्मर्स को फायदा। नई नई चीजें आई, नई चीजें देखने को मिली, है ना, मार्केट हमारा ओपन हो गया। ये सारी चीजें हमें भी एक्सपोर्ट करने से पैसा मिलने लगे, ये सब अच्छी बातें हुई। बट अच्छी बात हो जैसे कि पॉजिटिव इंपैक्ट हुए किसके, ग्लोबलाइजेशन के, इसके साथ कुछ नेगेटिव भी हुए ना, जैसे कि जो यहां पे ये दिख रहे हैं, सुसाइड्स बढ़ना स्टार्ट हो गए, अपने बुक का ही चीज है। सबसे बड़ी बात क्या हुई, हमारे यहाँ के फार्मर्स डेफ्ट बढ़ने लगे, क्योंकि सबको कंपटीशन में आना था ना, पैसा तो था नहीं सबके पास, तो लोगों ने लोन लिया ताकि सब क्या कर सके, कैश क्रॉप को, क्योंकि कैश क्रॉप का वैल्यू ज्यादा था, रॉ मटेरियल जो हमने पढ़ा ना ऑलरेडी, कैश क्रॉप ज्यादा पैसा मिलता है, सही बात है ना, बट उसे उगाने के लिए भी ज्यादा पैसा लगता है। तो लोगों ने, फार्मर्स ने क्या किया, लोगों ने मॉडर्न चीजों को यूज करने के लिए जमींदार से पैसा लेना, लैंडलॉर्ड से पैसा लेना, रिलेटिव से, फ्रेंड्स में ज्यादा इंटरेस्ट पे लोन लेना चालू किया, और जिसकी वजह से जब लोन क्रॉप फेलियर हो गया या कुछ भी हो तो लोन रीपे नहीं कर पाए, तो डेफ्ट में फंस गए और इंडेफनेस बढ़ते चला गया, और उसके बाद बहुत बुरी बुरी चीजें होने लगी जो हम नहीं सोच सकते और नहीं करना चाहिए, ये एज अ ह्यूमन बीइंग। फिर इंडिया में शॉर्टेज आ गया, प्रोड्यूस मोर फूड ग्रेन, क्यों शॉर्टेज आ गया, क्योंकि लोगों ने, फार्मर्स ने कैश, इनका जो प्रोडक्शन है कैश क्रॉप में चला गया, कैश क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ा और फूड ग्रेन का शॉर्टेज, जो अंग्रेजों के टाइम पे, ब्रिटिश के टाइम पे आता था, फूड ग्रेन का शॉर्टेज हो गया। ठीक है, फिर फार्मर्स को, हमारे यहाँ के फार्मर्स कंपटीशन फेस नहीं कर पाते थे इंटरनेशनल फार्मर के सामने, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे सब्सिडी बहुत ज्यादा नहीं थी, कम थी, और सबको नहीं मिल रहा था फायदा। ठीक है, ये दिक्कतें हुई, प्रॉब्लम्स आए, हमने हॉर्टिकल्चर में इन सब चीजों में फोकस करना चालू किया, बट हम बेसिक एग्रीकल्चर भूल गए। हम ज्यादा पैसा कमाने के लिए, ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए हमारे यहाँ क्या होने लगा, ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल होने लगा, केमिकल का। तो और सबसे बड़ा प्रॉब्लम, दिक्कत जो चल रही है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम आना चालू हो गया, एसिड रेन, कल्पना नहीं की थी किसी ने, ऐसी चीजें होने लगी, ये दिक्कतें आने लगी, ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव इंपैक्ट हुए, क्रॉप फेलियर, प्राइस क्रैश, ये सारी चीजें होने लगी। तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो चीजें थोड़ा इंप्रूव हुई, बट फिर उससे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हुई, ये हुआ, दिक्कतें हुई सारी। तो ये ग्लोबलाइजेशन, बट इसके साथ लोगों को नई चीजों को खोज निकालना था, लोगों ने नई चीजों खोज निकालने के लिए चले, आगे बढ़े। लोगों ने क्या किया, फिर जिनी रेवोल्यूशन करके यहाँ पे कंसेप्ट लाया, जहां पे इंडियन फार्मर्स को क्या बोला गया कि भाई ठीक है, ये दिक्कत है, हमें प्रोडक्शन ज्यादा करना है ऑलरेडी, कि हमारा पॉपुलेशन ज्यादा है, जमीन उतना ही है, तो क्या करो, अपने क्रॉपिंग पैटर्न को डाइवर्सिफाई करो। 3 क्रॉपिंग पैटर्न आज हम चलते हैं। हाई वैल्यू क्रॉप्स को उगाओ, जो एनवायरमेंटल जो इश्यूज होते हैं उसे हमें रिड्यूस करना है। फ्लावर्स, बायोडीजल क्रॉप्स, अलग अलग क्रॉप्स को मतलब लेस इरिगेशन की इसका जरूरत है, ऐसी क्रॉप्स को उगाओ। क्लाइमेट सिस्टम को चेंज करो, जेने रेवोल्यूशन की तरफ बढ़े। फिर हम किसमें, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ गए। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक अच्छा सोच है, बट टाइम लगता है, फिर भी हम उसकी तरफ अभी चल रहे हैं। तो उसमें से हमारे यहाँ पे ऑर्गेनिक स्टेट भी है, जो सिक्किम हमारे कंट्री का ऑर्गेनिक स्टेट है, जहाँ पे प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है। सो ये सारी चीजें और ये सारी दिक्कतें और सारा चीजें, सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट एग्रीकल्चर। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया रहेगा। कुछ आप एक बार चैप्टर जरूर रीड करिएगा जरूर, और तो साथ में थोड़ा लिखते रहिएगा आप जरूर। एकदम इजी चैप्टर्स आप सबके लिए कोशिश की मैंने बढ़िया तरीके से आपको बता सकूं, आपको मदद कर सकूं, और हमेशा हम खड़े हैं आपकी हेल्प करने के लिए।
सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुछ डाउट है, जो भी है आप प्लीज़ कमेंट में बताइए, हम ज़रूर कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपके पास आने की और आपके डाउट को सॉल्व करने की। थैंक यू so much. Have a good day ahead. EduHub, India's online learning hub. Download the app now.